विराट रघुवंशी एक रईस ज़्यादा था जिसकी रातें शराब की नशें और नई नई लड़कियों की बाहों में गुजरता था। वहीं डॉक्टर अदिति शर्मा जिसके दिन और रात पेशेंट की सेवा में गुजरता था। एक दिन विराट और अदिति के वॉशरूम में लॉक हो जाने पर अदिति विराट के प्रपोजल को ठुकरा देती है, जिससे विराट का घमंड चूर हो जाता है और वो उससे बेइंतहा नफरत करने लगता है। लेकिन किस्मत के खेल से दोनों अनचाही शादी के बंधन में बंध जाते हैं। क्या इनकी नफरत कभी इश्क में बदलेगी? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें ताकि अगला एपिसोड आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कहानी का पिछला भाग आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मनोज जी आज पहली बार रघुवंशी हाउस आए थे। काव्या से मिलने आए मनोज जी इतना बड़ा और आलीशान घर देखकर ही मन अदिति के लिए खुश हो रहे थे। मनोज जी के आने की खबर मिलते ही काव्या और अदिति दौड़कर उनके पास आ गए। काव्या सामने अपने पापा मनोज जी को देखकर भावुक हो गई थी। उसने जो करने की कोशिश की थी, अगर वो हादसा हो जाता तो आज का माहौल कुछ अलग होता। ये बात याद आते ही काव्या की आंखें भर आई। मनोज जी ने काव्या को देखकर अपने हाथ फैलाते हुए काव्या को अपने पास बुलाया। काव्या भी झट से मनोज जी के पास आकर उनसे गले लगकर रोने लगी। काव्या को रोते देख मनोज जी की आंखें भी भर आई थी। मनोज जी ने काव्या को अपने आप से दूर करते हुए उसकी आंखें पोंछ दी। काव्या ने अपने पापा का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, पापा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। काव्या इतना कहकर रोने लगी। मनोज जी ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अब बस भी करो, मेरी पहले वाली बेटी ही अच्छी लगती थी जो किसी भी बात पर रोने के अलावा रुलाने के लिए तैयार रहती थी। हो सके तो उसे वापस ले आना और जो हुआ सो हुआ। तुम्हें तुम्हारी गलती का पछतावा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम और अदिति मेरी जान हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो ये मनोज मिश्रा भी जिंदा नहीं रहेगा। मनोज जी की बात सुनकर अदिति और काव्या दोनों उनसे लिपट गई। काफी देर तक मनोज जी अपनी दोनों बेटियों से खुलकर बात करते रहे। आज उन्हें टोकने वाला कोई नहीं था। जाते वक्त मनोज जी ने काव्या को घर आने के लिए कहा, लेकिन अब काव्या की उस घर में दोबारा जाने की इच्छा नहीं थी। काव्या के मन की स्थिति समझते हुए मनोज जी ने भी काव्या को फोर्स नहीं किया। काव्या को अदिति के साथ खुश देखकर मनोज जी अपने काम पर लौट गए। वहीं अमित जी काफी उदास दिख रहे थे। उनके पास खड़े महेश ने पूछा, साहब क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो? छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये सच है कि आप अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मेरी बात मानो तो अदिति मैडम को माफ कर दो। किसी और के किए की सजा हम किसी और को तो नहीं दे सकते ना। आपका मन काफी बड़ा है, उसी बड़े मन के साथ सब कुछ भूलकर नए सिरे से जिंदगी शुरू कीजिए। महेश की बात सुनकर अमित जी सोच में पड़ गए। महेश को इस तरह अमित जी के बिखरे परिवार को देखकर दिल से बुरा लग रहा था। अमित जी ने काफी देर शांत रहने के बाद महेश से कहा, लखनऊ चलने की तैयारी करो, हम आज ही घर लौट जाएंगे। सच्चाई से भागने से अच्छा है सच्चाई का सामना करना चाहिए। अमित जी के मुंह से घर जाने की बात सुनकर महेश खुश हो गया और जल्दी से लौटने का इंतजाम करने निकल गया। अमित जी के सामने उनकी जान बचाने वाली उनकी बहू अदिति थी, जो किसी के लिए जान देने के लिए तैयार थी। आज उसकी वजह से अमित जी जिंदा थे, पर दूसरी ओर अदिति उसी कावेरी शर्मा की बेटी थी जिसने अमित जी की सबसे प्यारी बहन को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। इन दोनों बातों के बीच अमित जी फंसे हुए थे, लेकिन अब वो दोबारा घर जाने के लिए तैयार हुए थे। दूसरी तरफ देर रात हो चुकी थी, पर अब तक विराट घर नहीं आया था। अदिति परेशान होकर बार बार घड़ी देखते हुए कमरे में चक्कर लगा रही थी।
आज दिन भर अदिति ने कई बार विराट को कॉल किए थे, जिनका विराट ने कोई जवाब नहीं दिया था। अदिति का मन बेचैन हो रहा था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारण विराट का उसके लिए व्यवहार ही बदल गया? ये बात सोचकर अदिति परेशान हो रही थी। करीब 12 बजे अदिति को विराट की कार की आवाज सुनाई दी। विराट की कार की आवाज सुनकर अदिति के चेहरे पर मुस्कान छा गई। इन कुछ दिनों में अदिति विराट को करीब से जानने लगी थी। एक प्यारी सी कशिश थी उसकी नजरों में, जिसे देख अदिति विराट की ओर खिंची चली जा रही थी। तभी अदिति ने लड़खड़ाते कदमों से कमरे के अंदर आ रहे विराट को देखा और उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। विराट इस वक्त नशे में था। एक बार के लिए अदिति को देख विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन फिर वही तस्वीर याद आते ही विराट ने अदिति का हाथ झटका और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। अदिति को गुस्सा आ रहा था। एक तो विराट देर से आया था और वो भी इतना ज्यादा ड्रिंक करके। अदिति ने जबरदस्ती विराट का हाथ पकड़ते हुए उसे बेड की तरफ ले जाना चाहा, लेकिन इस तरह अदिति के पास आने से विराट ने अदिति को अपने सामने खड़ा करते हुए अदिति की आंखों में देखकर बड़ी उदासी के साथ कहा, क्यों अदिति, क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती हो? तुम्हारी गहरी आंखों में मैं अपने आप को खोने लगता हूँ। यू नो, प्यार करने लगा था तुमसे, प्यार जिसके कारण पहले भी मैंने धोखा खाया था और अब भी धोखा ही खाया। विराट जोर जोर से हंसते हुए अपने बेड पर लेट गया। उसकी हंसी में दर्द था। हंसते हंसते आंखों से आंसू निकल रहे थे। अदिति की नजरों से विराट के वो आंसू छुप नहीं पाए। विराट के मुंह से प्यार शब्द सुनकर अदिति को कुछ अलग सा फील हो रहा था, लेकिन धोखा शब्द सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। पल में ही सुनहरे सपने को किसी ने तोड़कर चूर चूर कर दिया हो। लेकिन फिलहाल विराट को संभालना ज्यादा जरूरी था। ये सोचकर अदिति ने विराट के पास आते हुए उसे समझाने की कोशिश की। विराट, इस वक्त तुम काफी नशे में हो। आई थिंक तुम्हें आराम करना चाहिए। इफ यू डोंट माइंड, हम कल बात करेंगे। प्लीज अभी तुम सो जाओ। अदिति की बात सुनकर विराट ने अदिति का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। अदिति एकदम से विराट के ऊपर गिर गई। अदिति के बाल विराट के चेहरे पर बिखर गए थे। विराट ने अदिति के बालों को अपने हाथों से हटाते हुए अदिति की गहरी काली आंखों में देखते हुए कहा, माय डियर वाइफ, तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ एक रईस, बिगड़ा हुआ और बड़ा ही आवारा किस्म का लड़का हूं। पर जो जैसा दिखता है ना, असल में वो वैसा होता नहीं। आज मुझे अपने बारे में तुम्हें कुछ बताना है। शायद इस बात को अब देर हो चुकी है, पर फिर भी कुछ बातें पता होना जरूरी होता है। और अपनी लाइफ की उन बातों को मैं दिल से तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। विराट ने अदिति के गालों पर हाथ रखते हुए कहा। आज विराट की बातों से वो काफी परेशान लग रहा था। विराट नशे में था, लेकिन अदिति पूरे होशो हवास में उसकी बातें सुन रही थी। विराट ने अदिति को अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके कंधे पर अपना सर झुकाते हुए उदास आवाज में अदिति से कहा, तुम्हें पता है, माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला रहा करता था। पापा ने अपने आप को बिजनेस के कामों में बिजी कर लिया था, लेकिन मैं माँ की यादों में गुमसुम रहने लगा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और फिर कॉलेज में जाने के बाद मेरे कई दोस्त बने और ये गुमसुम रहने वाला विराट फिर से हंसने मुस्कुराने लगा। तुम्हें पता है, मेरे हैंडसम दिखने और पैसों की वजह से मेरे कई सारे दोस्त थे। उनमें एक लड़की थी, माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड, जिसे मैंने दिल से अपना माना था, पर उसने मुझे दूसरे लड़के के लिए यूज एंड थ्रो जैसे अपनी जिंदगी से फेंक दिया। और तब से लेकर आज तक विराट रघुवंशी के लिए कोई भी लड़की एक दिल बहलाने की चीज से ज्यादा कुछ नहीं।
विराट अदिति को अपने साथ हुए धोखे के बारे में बता रहा था। अदिति ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने हैंडसम दिखने वाले विराट को भी कभी कोई लड़की छोड़कर जा सकती थी। आज नशे में ही सही पर विराट अपने मन की बात उसे बता रहा था। विराट ने अदिति के कंधे को जोर से दबाया। अदिति के मुंह से हल्की सी चीख निकली, पर विराट के कानों तक वो पहुंची नहीं। विराट ने गुस्से से अदिति को अपने आप से दूर करते हुए बड़ी नफरत से कहा, आई हेट यू डॉक्टर अदिति। मुझे तुमसे मिलकर ऐसा लगने लगा था कि शायद तुम और लड़कियों जैसी नहीं हो, पर आज तुमने फिर से साबित कर दिया, लड़की सिर्फ रात रंगीन करने के लिए ही बनी है, प्यार के काबिल तो वो होती ही नहीं। विराट की इस तरह बात करने से अदिति को गुस्सा आ रहा था। किसी एक लड़की की वजह से विराट हर लड़की को एक ही तराजू में तौल रहा था। अदिति ने विराट के कॉलर को पकड़ते हुए बड़े गुस्से से कहा, एक लड़की के लिए तुम सारी लड़कियों को बेवफा समझ रहे हो। तरस आता है मुझे तुम्हारी सोच पर। अदिति विराट के करीब आकर उसे काफी कुछ सुना रही थी, लेकिन विराट अदिति के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। विराट ने अदिति का चेहरा अपने हाथों से पकड़े हुए अदिति के होंठ अपने होठों से मिला दिए। विराट अदिति को किस किए जा रहा था। अदिति ने पहले विराट को दूर करने की पूरी कोशिश की, पर विराट के आगे अदिति की एक न चली। विराट के लिए ये आम बात थी, लेकिन अदिति ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस कर रही थी। जिसके लिए दिल में प्यार जागने लगा था, आज वही उसे इतनी बेरहमी से किस कर रहा था। अदिति की आंखों से आंसू की एक बूंद बाहर निकल आई। अदिति ने अपनी आंखें बंद कर ली। विराट ने अदिति को किस करने के बाद अदिति को अपने से दूर करते हुए कहा, वैसे तुम जैसी बदचलन लड़की को विराट मुंह तकने लगा था, पर तुम्हें भी तो याद रहना चाहिए ना कि इस विराट रघुवंशी ने तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ दिया है। आखिर तुम भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हो, प्यार एक से, शादी किसी और से। इतना कहकर विराट बेड पर लेट गया। अदिति ये सब सुनकर हैरान रह गई। आज फिर उसकी माँ के अतीत के साए ने उसकी जिंदगी की खुशियां उससे छीन ली थी। अदिति सुन्न होकर वहीं नीचे बैठ गई। मन रो रहा था, पर उसकी आवाज किसी के कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। अदिति ने वहीं नीचे बैठकर सर झुकाते हुए मन ही मन में कहा, क्यों माँ, क्यों तुमने वैसा किया था? आज भी तुम्हारे गलत काम की कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे किसी और मर्द के साथ संबंध होने के कारण दुनिया की नजरों में वही इमेज आज तुम्हारी बेटी की है। सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ, आज विराट की नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। अदिति जोरों से रोते हुए अपनी माँ को कोस रही थी। अतीत के घाव भरने से पहले ही दोबारा कुरेद दिए गए थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। गहरी नींद में सोए हुए डॉक्टर अवस्थी के फोन की रिंग बज उठी। डॉक्टर अवस्थी ने तुरंत उठते हुए अपना फोन उठाया। सामने से उन्हीं के हॉस्पिटल से एक नर्स ने काफी घबराते हुए कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बट वो गीता नर्स है ना जिनका इलाज आप कर रहे थे, उनकी तबीयत अचानक से काफी बिगड़ गई है और बार बार आपका नाम लेकर आपको बुलाने की रट लगाए बैठी है। क्या आप आ सकते हैं? नर्स ने घबराते हुए पूछा और डॉक्टर आनंद अवस्थी ने तुरंत आने के लिए हाँ कर दी। गीता नाम की नर्स ने काफी सालों तक सहारा हॉस्पिटल में काम किया था। कुछ साल पहले उसे कैंसर जैसी बीमारी ने जकड़ लिया था और घर वालों ने साथ छोड़ दिया। गीता नर्स की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अवस्थी ने अपने हाथ में ले ली थी। डॉक्टर अवस्थी उनका इलाज अपने पैसों से कर रहे थे, पर गीता के बचने के कोई चांसेस नहीं थे। वो बस चंद दिनों की मेहमान थी और शायद वो घड़ी नजदीक आ गई थी। कुछ ही पल में डॉक्टर अवस्थी गीता के पास पहुंचे। उसकी सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। किसी भी पल उसकी सांसें रुक सकती थी। बेड पर आंखें बंद करके लेटी गीता को डॉक्टर अवस्थी ने आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर
गीता ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा और बड़ी धीमी आवाज से उन्हें कहा, सर, अच्छा हुआ आप यहाँ आए हैं। जाते जाते मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। साहब, डॉक्टर कावेरी। गीता कहते कहते जोर से खांसने लगी। बोलने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर अवस्थी ने उसे बोलने से मना किया, लेकिन गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। सर, डॉक्टर कावेरी निर्दोष थी सर। मैं उस बात की गवाह थी, पर मजबूरी ने मुझे चुप करा दिया था। डॉक्टर कावेरी निर्दोष थी सर। गीता अपने आखिरी शब्द बोलकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। सुबह सुबह मोबाइल में अलार्म के बजते ही अदिति की नींद खुल गई। अपने आप को जमीन पर सोया हुआ देखकर अदिति को बीती रात की विराट की बात याद आ गई और उसका मन फिर से दुखी हो गया। अदिति का पूरा बदन जमीन पर सोने की वजह से अकड़ गया था। कसमसाते हुए अदिति उठी और सोफे पर बैठते हुए एक नजर सामने सोए विराट पर डाली, जो आराम से सो रहा था। उसे इस तरह बेफिक्री से सोता हुआ देखकर अदिति की आंखें भर आई। लेकिन अदिति अपनी आंखें पोंछते हुए वहां से उठकर बाथरूम में चली गई। शावर के पानी के साथ अदिति की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। थोड़ी देर में अदिति नहाकर बाहर आई। विराट अब भी गहरी नींद में था। विराट की तरफ एक नजर देखकर अदिति तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आ गई। नीचे पहले से ही काव्या मौजूद थी। अदिति की सूजी हुई आंखें देखकर काव्या ने तुरंत अदिति के पास आते हुए बड़ी चिंता के साथ पूछा, दीदी, तुम ठीक तो हो ना? कोई बात है क्या? कहीं विराट और तुमने कोई झगड़ा, हमारे कारण तुम दोनों का रिश्ता तो खराब नहीं होगा ना? काव्या की बात सुनकर अदिति उसे अपने पास बुलाकर मुस्कुराते हुए बोली, पगली, कुछ भी सोचती रहती हो। अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। आई एम परफेक्टली फाइन। बस कल रात एक केस की स्टडी करते करते काफी रात बीत गई और अब नींद पूरी नहीं हुई तो आंखें सूज गई हैं। बाकी कुछ नहीं है। अदिति ने हंसकर अपना दुख बड़ी चालाकी से छुपा लिया था। काव्या को भी अदिति की बात पर भरोसा हो गया, क्योंकि अक्सर अदिति केस स्टडी के लिए जागती रहती थी। काव्या कुछ दिन कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। काव्या की इस बात को अदिति ने भी मंजूरी दे दी थी। अदिति काव्या से बात करके हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल आते ही अदिति को आज हॉस्पिटल में कुछ अजीब सी उदासी महसूस हुई। माहौल तो रोज जैसा ही था, पर कुछ था जो अदिति को अजीब लग रहा था। अदिति अपना दर्द छुपाकर हंसते हुए अपने कैबिन में आए। अपनी चेयर पर बैठकर सामने टेबल पर रखी अपनी मम्मी पापा की तस्वीर को देखा और फिर सामने रखी फाइल उठाकर अपनी आज की अपॉइंटमेंट देखने लगी। तभी नर्स ने कैबिन का दरवाजा खटखटाते हुए अदिति से कहा, डॉक्टर अदिति, आपको डॉक्टर अवस्थी सर ने तुरंत अपने कैबिन में बुलाया है। नर्स की बात सुनकर अदिति ने हाथ की फाइल साइड में रखते हुए कहा, ओके, सर से कहना अभी आती हूँ। अदिति की बात सुनकर नर्स वहां से चली गई। अदिति ने अपना एप्रन उठाया और वहां से डॉक्टर अवस्थी के कैबिन में चली गई, जहां पहले से ही डॉक्टर अवस्थी किसी गहरी सोच में डूबे थे। डॉक्टर अवस्थी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो किसी परेशानी में हैं। अदिति को देख उन्होंने उसे सामने चेयर पर बैठने का इशारा किया। अदिति ने चेयर पर बैठते हुए चिंता भरी आवाज में डॉक्टर अवस्थी से कहा, अंकल, कोई परेशानी है क्या? You look very worried. What happened, uncle? अदिति की बात सुनकर डॉक्टर अवस्थी ने लंबी सांस भरते हुए अदिति की ओर देखते हुए कहा, अदिति बेटा, गीता इज नो मोर। कल रात उसने आखिरी सांस ली।
नेक दिल डॉक्टर अवस्थी का अपने हर एक एम्प्लॉय के साथ फैमिली जैसा लगाव था, इसलिए अदिति उनकी तकलीफ समझ सकती थी। अदिति ने जब डॉक्टर गीता की मौत के बारे में डॉक्टर अवस्थी से पूछा तो डॉक्टर अवस्थी ने फोन आने से लेकर हॉस्पिटल में हुई गीता की मुलाकात तक सारी बात बताते हुए आखिर में धीमी आवाज में अदिति से कहा, अदिति बेटा, गीता ने जाते जाते अपने आखिरी वक्त में मुझसे एक बात कही जिसे शायद वो पहले ही बता देना चाहती थी पर कह नहीं पाई। डॉक्टर अवस्थी की बात सुनते ही अदिति ने नॉर्मल होते हुए कहा, क्या अंकल, क्या कहा गीता आंटी ने? कुछ परेशानी की बात है क्या? अदिति की बात खत्म होते ही डॉक्टर अवस्थी ने अदिति को बताया। उसने कहा कि डॉक्टर कावेरी निर्दोष थी। गीता ने अपनी आखिरी सांस लेते वक्त ये सच मुझे बताया बेटा, किसी ने कावेरी को फंसाया था। डॉक्टर अवस्थी की कही बात सुनकर अदिति दंग रह गई। इस बात पर कैसे रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। जिसे इतने सालों से दोषी मानकर समाज अदिति को ताने मारते आया था, आज उसे किसी ने इतने सालों बाद निर्दोष कहा था। अदिति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अदिति की खामोशी देखकर डॉक्टर अवस्थी को उसकी उलझन पता चल गई। उन्होंने अदिति के पास आते हुए उसके सर से प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारी उलझन समझ सकता हूँ। 20 साल पहले जो कुछ हुआ तब मैं यहाँ नहीं था, इस वजह से मुझे शायद पूरी बात पता नहीं थी। मेरा मन हमेशा कहता था कि डॉक्टर कावेरी जैसी दयालु और प्यारी औरत किसी की जान नहीं ले सकती, पर मैं तब कुछ नहीं कर पाया। पर बेटी, अब हमें सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। डॉक्टर कावेरी को इंसाफ दिलाना अब हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अवस्थी ने अदिति की ओर देखते हुए बड़ी उम्मीद से कहा। अदिति की आंखें भर आई थी। बीती बातों को अब नए सिरे से फिर से टटोलना था। उन यादों से फिर अदिति को गुजरना होगा। अदिति ने अपनी आंखें पोंछते हुए डॉक्टर अवस्थी से कहा, अंकल, क्या ये सब करने से मेरी मम्मी और पापा मुझे वापस मिल सकते हैं? क्या मैंने जो जिल्लतें सही हैं उसे मिटाया जा सकता है? मन में लगे घाव भर सकते हैं? बोलो ना अंकल, क्या मेरा दर्द, मेरा बचपन, मेरा हंसता खेलता परिवार मुझे दोबारा मिलेगा? हाँ? अदिति के सवालों का आखिर क्या जवाब देते डॉक्टर अवस्थी? सच कुछ भी हो, पर उस वक्त ने दिए जख्म तो नासूर बनकर अदिति को तकलीफ ही दे रहे थे। अदिति रोते हुए ही डॉक्टर अवस्थी के कैबिन से बाहर चली गई। डॉक्टर अवस्थी के कैबिन से अदिति को रोते हुए जाते देख दक्ष ने देखा था, क्योंकि वो उनकी बातें सुन रहा था। वो कुछ सोचते हुए अदिति के पीछे चला गया। दक्ष ने जाकर अपने कैबिन में आकर फूट फूट कर रो रही अदिति के कंधे पर हाथ रख दिया और चेहरे पर मासूम से भाव लाते हुए अदिति से कहा, अदिति, क्यों रो रही हो? दक्ष को वहां पाकर अदिति को लगा कैसे उसका कोई अपना उसके साथ है। अदिति ने उस वक्त एक दोस्त के नाते दक्ष को गले लगाते हुए कहा, दक्ष, अब और नहीं सहा जाता, प्लीज हेल्प मी। अदिति ने जो भी कहा उसका अपना अलग मतलब था, जो सिर्फ अदिति और दक्ष जानते थे। लेकिन दक्ष ने उसी बात का फायदा उठाते हुए सिर्फ उतना ही वीडियो बनाकर किसी को भेज दिया और बड़ी ही खुशी से अदिति को गले लगाते हुए उसे संभालने की झूठी एक्टिंग करने लगा। अदिति से बात करने के बाद दक्ष अपने कैबिन में आ गया और अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किए वीडियो को बार बार प्ले करते हुए देखने लगा। उस वीडियो को अगर कोई भी देखता तो उसे ऐसा ही लगता जैसे अदिति अब दक्ष से और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दक्ष ने कुछ सोचते हुए वही वीडियो अपने दूसरे नंबर से किसी को भेज दिया और आराम से अपने चेयर पर बैठकर हंसते हुए बोला, बस कुछ दिन और अदिति, फिर तुम्हारी सारी तकलीफें मेरी और तुम भी। ट्रस्ट मी अदिति, जिस विराट ने तुम्हें मुझसे दूर किया है, अब मैं उसे ही तुम्हारी नजरों से हमेशा के लिए गिरा दूंगा।
दक्ष ने मन ही मन विराट और अदिति को दूर करने का प्लान बना दिया था। अदिति के सामने मासूम बनने का नाटक करके दक्ष ने अब उसे ही पाने के लिए शैतानी चाल चली थी। वहीं रघुवंशी हाउस में विराट काफी देर से सोकर उठा था। अंगड़ाई लेते हुए विराट बिस्तर पर उठ बैठा। कमरे में विराट की नजरें अदिति को ढूंढ रही थी, पर घड़ी पर नजर गई तो एहसास हुआ कि वो तो कब की हॉस्पिटल चली गई होगी। बीती रात कुछ ज्यादा ही पीने के कारण आज सुबह हैंगओवर के कारण विराट का सिर दर्द से फटा जा रहा था। विराट ने अपने हाथों से ही सिर को दबाते हुए बेड पर लेटकर अपना फोन हाथ में लिया। फोन पर आए मैसेज चेक करते वक्त मोबाइल पर आए एक वीडियो को देखकर विराट की आंखें बड़ी हो गईं। ये वही वीडियो था जो दक्ष ने निकाला था, जब अदिति अपने माँ की सच्चाई सुनकर इमोशनल हो गई थी। विराट ने देखा तो उसे लगा शायद कल रात उन दोनों के बीच हुई बात के कारण अब अदिति दक्ष को कह रही थी कि अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बार फिर गलत फहमी के कारण विराट और अदिति के बीच दूरियां बढ़ने वाली थी। विराट ने गुस्से से अपना मोबाइल ही फेंक दिया और अपनी बालों को जोरों से खींचते हुए गुस्से में बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया अदिति शर्मा। जितनी भोली तुम दिखती हो उससे कई गुना शातिर हो तुम, और मैं उसके मासूम चेहरे पर अपना दिल दे बैठा। क्यों विराट, क्यों? मत भूल तू विराट रघुवंशी है, तेरा नाम ही अपने आप में काफी है। और इतना सब होने के बाद भी तू उस डॉक्टर अदिति के झांसे में आ गया। नो वे, अब उस डॉक्टर अदिति को अपने जिंदा होने पर पछतावा होगा। इतनी तकलीफ मैं उसे दूंगा। विराट ने भी अपने मन में अदिति को तकलीफ पहुंचाने की ठान ली थी। विराट को गलत फहमी थी कि अदिति ने उसकी फीलिंग के साथ खेला है, पर वो खुद नहीं जानता था कि वो खुद एक गलत फहमी का शिकार बनने जा रहा था। दुश्मन ने अपनी चाल चल दी थी, अब उसका असर देखना बाकी था। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर अवस्थी के साथ ऑपरेशन थिएटर में उन्हें ऑपरेट करने वाली अदिति का माइंड आज डिस्टर्ब था। हार्ट की सर्जरी थी और बार बार असिस्ट करते वक्त आज अदिति से गलती हो रही थी। वो तो अच्छा था, डॉक्टर अवस्थी एक होशियार और तजुर्बे वाले डॉक्टर थे, और सबसे बड़ी बात, अदिति जिस दौर से गुजर रही थी वो उसे अच्छे से जानते थे। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अवस्थी अदिति को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, लेकिन ख्यालों में खोई अदिति को जैसे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। डॉक्टर अवस्थी को काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने अदिति से चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर अदिति, वेयर इज योर अटेंशन? अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम जा सकती हो। वोंट लेट मी पेशेंट सफर। यहाँ हम डॉक्टर्स पेशेंट के लिए भगवान होते हैं, ये बात याद रखना, और अपना 100% देने की कोशिश करना, वरना आपका यहाँ कोई काम नहीं। डॉक्टर अवस्थी ने आज पहली बार अदिति से इतनी ऊंची आवाज में बात की थी, और वो भी सबके सामने। अदिति को बुरा लगा था कि आज पहली बार उसका ध्यान अपने पेशेंट की तरफ नहीं था। अदिति ने झट से अपना ध्यान काम पर फोकस किया। बीती बातों का असर उसे अपने आज पर नहीं होने देना था। अदिति को लगन से काम करते देख डॉक्टर अवस्थी भी अब खुश थे। 5 घंटे लगातार चल रहे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर अवस्थी और अदिति बाहर आए। सभी के चेहरे पर थकावट के साथ साथ ऑपरेशन सक्सेस होने की खुशी भी झलक रही थी। लेकिन तभी डॉक्टर अवस्थी ने नाराजगी के साथ अदिति की ओर देखते हुए थोड़े उखड़े हुए अंदाज से कहा, डॉक्टर अदिति, मीट मी एट माई कैबिन इमीडिएटली। इतना कहकर डॉक्टर अवस्थी वहां से अपने कैबिन में चले गए। अदिति ने आंखें बंद करके लंबी सांस भरते हुए अपने आप को रिलैक्स किया और डॉक्टर अवस्थी के कैबिन की ओर चली गई। डॉक्टर अवस्थी अपने कैबिन में गुस्से में चक्कर लगा रहे थे। अदिति ने नॉक करते हुए अंदर कदम रखा। डॉक्टर अवस्थी के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अब काफी गुस्से में है। अदिति ने बड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, सॉरी अंकल, आई नो आई मेड अ मिस्टेक। अदिति आगे कुछ बोलती उसके पहले ही डॉक्टर अवस्थी ने अदिति के सामने आते हुए कहा, अदिति, व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू?
आज पहली बार मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि अब तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स कर रही हो। क्या इसीलिए तुम्हारे पापा तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे कि तुम अपने काम में लापरवाही बरतो? बेटा, तुम्हारे माँ पापा लखनऊ के जाने माने डॉक्टर्स में से एक माने जाते थे, लेकिन एक गलती ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया और अब तुम वही करने जा रही हो। आखिर तुम क्यों नहीं समझती? तुम्हारी परेशानी बड़ी नहीं है, बल्कि तुमने उसे बड़ी बना दिया है। जो भी बात है उसे दिल से नहीं, दिमाग से सोचा करो। इतना याद रखो, आइंदा से मुझे मेरी वही पहले वाली अदिति चाहिए जो अपने काम के प्रति जागरूक थी। डॉक्टर अवस्थी ने अदिति की बात को सुने बिना ही अपनी बात अदिति से कहकर उसे जाने के लिए कह दिया। अदिति नीचे सर झुकाकर बिना कुछ बोले वहां से बाहर चली आई। अदिति ने अपने कैबिन में आते ही सामने रखी तस्वीर उठा के अपने सीने से लगाकर रोने लगी। अदिति ने अपनी आंखें पोंछते हुए अपने पापा की फोटो से कहा, पापा, अब तक मैंने काफी कुछ सह लिया, पर अब नहीं। आप चाहते थे ना मैं अच्छी और आपकी तरह काबिल डॉक्टर बनूं, तो आज से मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दूंगी। अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर हावी नहीं होने दूंगी पापा। अदिति अपने पापा से बात कर ही रही थी कि तभी किसी ने अदिति के हाथों से उस फोटो को खींचते हुए नीचे की ओर फेंक दिया। अदिति ने शॉक होते हुए नीचे पड़ी तस्वीर को देखा। से अदिति के पापा की तस्वीर को किसी ने उसके हाथ से छीनकर दूर फेंका, वैसे ही अदिति ने गुस्से से सामने देखा तो सामने सुधा खड़ी थी। सुधा को अपने कैबिन में देखकर अदिति चौंक गई। इस बात का अदिति को एहसास हो गया था कि जरूर सुधा कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करेगी, लेकिन अब अदिति उन सब बातों के लिए तैयार थी। अदिति ने सुधा को नजरअंदाज किया और नीचे गिरी अपने पापा की फोटो उठाते हुए अपने आंसू पोंछकर फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और बड़ी शांत आवाज में सुधा से पूछा, अरे मामी जी, आप आज यहाँ कुछ काम था क्या? कोई परेशानी तो नहीं? अदिति की बात सुनकर सुधा अदिति के सामने चेयर सरका कर बैठ गई और अपने अंदाज में गुस्से के साथ अदिति से बोली, हाँ, बड़ी आई मेरी पूछताछ करने वाली। सोन महारानी, ये अच्छी बनने का नाटक तू ना अपने मामा के सामने करना, मेरे सामने तेरी दाल गलेगी नहीं। हाँ नहीं तो। सुधा ने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा। अदिति ने सुधा के सामने फिर से धीमी आवाज में कहा, मामी जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हैं? अदिति ने अपनी आवाज को नॉर्मल करते हुए पूछा। सुधा ने अदिति के सामने अपनी उंगली दिखाते हुए बड़ी तेज आवाज में कहा, ओहो, तुमने और तुम्हारी उस बहन काव्या ने मनोज जी को मेरे बारे में जो पट्टी पढ़ाई है ना, उस बात का जवाब मांगने आई हूँ मैं। हाँ, आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? कितनी छोटी थी तुम दोनों, तब से लेकर आज तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बदले में 2 शब्द कह भी दिए तो कौन सी आफत आ गई तुम दोनों पर? हैं? अच्छा खासा घर देखकर शादी कर दी, सुकून से रह रही हो, पर नहीं, तुमने तो जाते जाते उस काव्या को भी बिगाड़ दिया। भाग गई घर छोड़कर, और उस बात का भांडा तेरे मामा मेरे सर पर फोड़ रहे हैं। ये कोई बात हुई भला है? सुधा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। अदिति को सुधा की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अदिति मन ही मन सोच रही थी कि झूठ बोलना तो कोई मामी से सीखे। अदिति को पता था कि मनोज जी काव्या से और उससे कितना प्यार करते हैं। अगर उस रात विराट और अदिति टाइम पर नहीं पहुंचे होते तो काव्या आज उनके साथ ना होती, और काव्या को खो जाने का डर ही मनोज जी को इस वक्त सुधा के खिलाफ कर रहा था। लेकिन आज भी सुधा उस बात को समझे बिना ही उस बात के लिए अदिति को दोषी मान बैठी थी। अदिति ने सुधा की बात सुनकर लंबी सांस भरते हुए कहा, मामी जी, बचपन से लेकर आज तक आप यही कहती आई हैं ना कि अगर हम दोनों बहनें शादी करके चली जाएंगी तो आपका मुसीबत से पीछा छूट जाएगा। तो अब ऐसे समझ लीजिए ना कि काव्या की भी शादी हो गई। आगे से आपको काव्या के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है,
और रहा सवाल मामा जी का, तो ना ही हमने उन्हें कुछ कहा है, ना ही कभी कहेंगे। अदिति के इस तरह बात करने से सुधा अचंभित हो गई। सुधा को लगा था कि अदिति के सामने अपना दुखड़ा रोकर वो उससे पैसे निकलवा लेगी और लगे हाथ उसे जली कटी बातें सुनाकर मन भी हल्का कर लेगी। लेकिन अदिति ने तो सुधा का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया था। अदिति ने शांत लफ्जों में लेकिन सुधा को कड़वी बात अच्छे से सुनाई थी, जिसके कारण सुधा और ज्यादा तिलमिला उठी और बड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल से निकल गई। सुधा के जाते ही अदिति अपना सिर टेबल पर रखकर सुधा के साथ के बर्ताव के बारे में सोचने लगी। उसको बुरा लग रहा था, पर अब कब तक अदिति सुधा के तानों को और सह सकती थी। एक तरफ सुधा और कमल राज थे तो दूसरी तरफ विराट था। अदिति ने कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, बस अब और नहीं, जो मैंने किया ही नहीं उस बात का इल्जाम मैं अपने सिर लेकर और नहीं जी सकती। इन लोगों को पलट कर जवाब देने का वक्त आ चुका है। अब मुझे कैसे भी करके माँ के सुसाइड के पीछे की असली वजह ढूंढनी होगी। अवस्थी अंकल ने बताया है तो जरूर कुछ तो सच्चाई होगी, वरना जिसे जमाना खूनी कहकर याद करता है, उस डॉक्टर कावेरी को अवस्थी अंकल एक अच्छी और ईमानदार औरत कहकर कैसे बुलाते। कुछ तो बात है जो अब तक जमाने से छिपी हुई है। अब वक्त आ गया माँ की मौत का राज पता लगाने का। अदिति को अब अपने जीवन में उलझते रिश्ते सुलझाना था और इसके लिए सबसे पहले उसे खुद को स्ट्रांग बनाना था। एक तरफ जहां अदिति अपनी माँ के ऊपर लगे इल्जामों को मिटाने के लिए कुछ सोच रही थी, वहीं दूसरी ओर विराट अपने दोस्तों के साथ बैठकर जाम पर जाम पिए जा रहा था। विराट को कई दिनों बाद फिर पहले जैसे नशे में धुत देखकर विराट के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से विराट के दोस्त साहिल ने विराट पर नजर डालते हुए कहा, ब्रो विराट, तुम दोबारा हमारे साथ यहाँ हो, इस बात से हमें बड़ी खुशी है। लेकिन सब ठीक है ना? मतलब वो तुम्हारी अचानक बनी बीवी, क्या नाम है उसका? हाँ, अदिति, डॉक्टर अदिति। क्या हुआ भाई, तुम्हारा दिल भर गया उससे या फिर उसे ही कोई और पसंद आ गया? साहिल ने अपने दूसरे दोस्त मिहिर को ताली देते हुए जोरों से हंसते हुए विराट का मजाक उड़ाया। विराट ने उसकी बात सुनकर हाथ में भरा हुआ पूरा ग्लास उठाकर मुंह को लगाया और एक ही घूंट में पूरा ग्लास खाली कर दिया। सामने बैठकर विराट के बाकी के दोस्त हंसने लगे। साहिल की बात सुनकर मिहिर ने भी हंसते हुए कहा, पर कुछ भी हो ब्रो, अपने विराट की बीवी है बड़ी कातिल, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। अब अपने विराट का दिल एक लड़की से भरता ही नहीं, बेचारी क्या करे। मीर ने नशे की हालत में काफी बड़ी बात कह दी थी, पर उसकी बात खत्म हो ही गई थी कि तभी इतनी देर तक अपने हाथों में ग्लास को कसकर पकड़ते हुए विराट की नजरें उन दोनों पर ही रुकी हुई थी। तभी उसके हाथों से गिलास टूटकर बिखर गया। विराट के हाथों से खून बहने लगा, लेकिन विराट ने उसकी चिंता किए बिना ही सामने खड़े मिहिर के गर्दन को जोरों से पकड़ लिया। मिहिर अपने आप को छुड़ाने के लिए तिलमिला रहा था, लेकिन विराट की पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। विराट ने मिहिर के पास जाकर उसका जोरों से गला दबाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? डॉक्टर अदिति विराट रघुवंशी। अदिति से अब मेरा नाम जुड़ा है और अब वो मेरी पत्नी है। मेरी बीवी के बारे में बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विराट की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो काफी गुस्से में था। साहिल और मिहिर विराट के हाथों से पिट रहे थे, लेकिन विराट का गुस्सा देख कोई आगे आकर विराट को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। वहाँ पर विराट की गर्लफ्रेंड टीना भी मौजूद थी, जो विराट से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, पर विराट ने कभी उसे दिल से चाहा ही नहीं। अदिति के साथ शादी होने के बाद तो उससे बात करना भी बंद कर दिया था। टीना ने विराट के पास आते हुए विराट को रोकते हुए कहा, स्टॉप इट विराट, व्हाट आर यू डूइंग? होश में आओ। उस लड़की के लिए तुम आज अपने ही दोस्तों को इतनी बेरहमी से मार रहे हो, और जिसके लिए ये सब कर रहे हो वो तुमसे प्यार करती भी है या नहीं? टीना ने बड़े ताना मारते हुए विराट से कहा, जिसे सुनकर विराट के हाथ रुक गए।
साहिल और मिहिर वहां से चले गए और विराट फिर से ड्रिंक काउंटर पर जाकर ड्रिंक करने लगा। टीना के सवाल का जवाब तो खुद विराट भी नहीं जानता था, लेकिन आज अदिति के लिए गलत बात सुनकर उसका खून खौल उठा। आज पहली बार किसी लड़की के लिए विराट अपने आपे से बाहर आ गया था। विराट को परेशान देखकर टीना ने उसी बात का फायदा उठाकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए विराट से कहा, आई नो विराट, यू लव अदिति, लेकिन क्या वो तुमसे प्यार करती है ये भी तो जानना जरूरी है। देखो विराट, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, लेकिन विराट, मैंने अदिति के बारे में जितना सुना है उससे ये पता चलता है कि अदिति तुमसे नहीं डॉक्टर दक्ष से प्यार करती है। तो तुम क्यों ऐसी लड़की के लिए अपने दोस्तों से उलझ रहे हो? हाँ? टीना अपने हाथों को विराट के गले में डालते हुए विराट को बड़ी ही मदहोशी के साथ देखने लगी। टीना का इस तरह पास आना नशे में धुत विराट को बेचैन कर रहा था। टीना ने इसी बात का फायदा उठाते हुए विराट को बातों में उलझाया और उसे अपने साथ लेकर अपने घर के लिए निकली। टीना के माँ पापा बिजनेस की वजह से ज्यादातर वक्त घर से बाहर रहते थे। आज किसी भी कीमत पर उसे विराट को पाना था, जिसका इंतजार वो काफी वक्त से कर रही थी। लड़खड़ाते कदमों के साथ विराट टीना के साथ चल रहा था। विराट टीना को अच्छी दोस्त मानता था और उस पर पूरा भरोसा करता था। इस वजह से विराट ने एतराज नहीं किया। वहीं विराट के घर न आने पर अदिति परेशान हो रही थी। कई बार कॉल करने के बाद भी जब विराट ने फोन नहीं उठाया तो अदिति और ज्यादा परेशान होने लगी। विराट का फोन इस वक्त टीना के पास था। अदिति के चेहरे से झलक रही बेचैनी देख वहां मौजूद काव्या ने अदिति से पूछा, डू यू लव विराट? काव्या के अचानक से पूछने पर अदिति ने अपनी नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में कहा, काव्या, तुम भी ना कुछ भी सोचती रहती हो। तुम सोचती हो वैसे कुछ भी नहीं है। चलो अब तुम ही सो जाओ, काफी देर हो गई है, कल से कॉलेज भी जाना है। अदिति ने काव्या से नजरें चुराकर बात बदलते हुए कहा। काव्या ने अदिति की हालत देख अभी चुप रहना ठीक समझा और अपने मन में कहा, कितना भी छुपा लो दीदी, लेकिन तुम्हारी आंखों में विराट के लिए प्यार साफ झलक रहा है। विराट के घर न आने की वजह से आपके चेहरे पर दिख रही परेशानी के भाव ही इस बात का सबूत है। काव्या अदिति को मुस्कुराते देख गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली गई। अदिति भी अपने कमरे में आकर विराट के बारे में ही सोच रही थी। विराट को देखने की तड़प उसके मन में जाग उठी थी। कुछ ही दिनों में अदिति मन से विराट के काफी करीब आ गई थी। उसका बात करना, पास रहना उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन बीती रात की उसकी बातों ने फिर अदिति को उसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां फिर एक बार वो अकेली पड़ गई थी। अदिति विराट के इंतजार में वहीं बेड पर बैठे बैठे सो गई और दूसरी तरफ टीना विराट को अपने घर ले आई। विराट नशे की हालत में भी अदिति का नाम ले रहा था। विराट ने नशे की हालत में कहा, आई लव यू अदिति, बट तुम तो चीटर निकली, तुमने मुझे धोखा दिया। आई हेट यू अदिति। विराट पर नशे का असर था। टीना ने तब विराट के मुंह से अदिति का नाम सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, बस आज की रात विराट, फिर टीना का जादू तुम पर इस तरह छा जाएगा कि तुम अदिति तो क्या किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। इतना कहकर टीना अपनी जैकेट निकालकर फेंकते हुए विराट के नजदीक आ गई। विराट नशे में होने के बाद भी जबरदस्ती आंखें खोलने की कोशिश करते हुए टीना की ओर देखने की कोशिश करने लगा। टीना विराट की शर्ट के बटन खोलते हुए विराट के पूरे चेहरे पर किस कर रही थी। उसका ये बर्ताव विराट को अजीब लग रहा था। विराट अपने आप को संभालते हुए टीना से दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नशे में होने की वजह से वो चाहकर भी ये नहीं कर पा रहा था। टीना ने हंसते हुए फिर विराट के करीब जाने की कोशिश की। विराट के दिल में उस वक्त भी अदिति का ही ख्याल था। अदिति का चेहरा याद आते ही उस वक्त विराट के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। विराट ने आंखें खोलकर देखा तो टीना उसके काफी ज्यादा नजदीक थी। बदन पर कपड़े भी कम थे। विराट ने पूरी ताकत से टीना को धक्का दिया, जिसके कारण टीना नीचे गिर गई।
विराट ने अपनी शर्ट को ठीक करते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन सिर चकराने के कारण वो फिर बेड पर बैठ गया। टीना ने जमीन से उठकर विराट को देखते हुए मन ही मन कहा, आज नहीं विराट, आज तो मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। आज तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते और तुम कुछ कर भी नहीं पाओ, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे ड्रिंक में नशे की गोलियां डाली थी। विराट ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया था। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। टीना ने दोबारा विराट के नजदीक आते हुए नशीले अंदाज में कहा, बेबी, डोंट थिंक एनीथिंग, जस्ट एंजॉय माय कंपनी। टीना अपनी मुलायम उंगलियां विराट की गर्दन पर घुमाते हुए उसे उत्तेजित करने की कोशिश कर रही थी। विराट खुद को संभालते हुए जैसे तैसे करके खड़ा हुआ और टीना को दूर करते हुए टीना का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर ले जाने लगा। साफ दिख नहीं रहा था, फिर भी विराट ने बड़ी कोशिश करके दरवाजा खोलकर टीना को बाहर कर दिया और वो कुछ कहती उसके पहले ही उसके मुंह पर दरवाजा लगा दिया। टीना बाहर से विराट को आवाज लगा रही थी, लेकिन विराट आंखें मसलते हुए बाथरूम की ओर चला गया। हाथों से चेक करते हुए शावर चालू करके उसके नीचे खड़ा हो गया। ठंडे पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही विराट का सारा नशा पल भर में ही उतर गया। विराट अब पूरे होश में था, लेकिन अगर आज वो खुद को ना संभालता तो टीना उसके नशे में होने का पूरा फायदा उठा लेती। अब विराट को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। कुछ देर शावर के नीचे रहकर विराट बाहर आया। टीना अभी भी बाहर खड़े रहकर विराट को आवाज लगा रही थी। विराट ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और बाहर जाने लगा। टीना ने तुरंत विराट का हाथ पकड़ते हुए कहा, I love you, Virat. I really love you. And today, I want you. So don't go anywhere. विराट। टीना विराट का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन विराट ने टीना की तरफ गुस्से से देखते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर लगा दिया। विराट ने उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, अगर वाकई में तुम्हें मुझसे प्यार होता ना तो तुम ये सब करने के बारे में नहीं सोचती। इसीलिए आइंदा से प्यार शब्द मेरे सामने इस्तेमाल मत करना, और हाँ, हो सके तो दोबारा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। इतना कहकर विराट वहां से चला गया, लेकिन टीना वहीं बैठकर अदिति को कोसने लगी। अगली सुबह जब अदिति की नींद खुली, तब उसने सबसे पहले अपने आसपास देखा। विराट को देखने के लिए आंखें बेकरार थी, लेकिन विराट तो वहां था ही नहीं। विराट कल रात घर ही नहीं आया, ये सोचकर अदिति घबरा गई। अदिति ने विराट को फोन लगाने के लिए अपना फोन उठाया। फोन ऑन करते ही विराट का मैसेज फ्लैश हो गया। अदिति ने खुश होकर मैसेज को ओपन किया और सामने विराट के साथ टीना की फोटो ने अदिति के होश ही उड़ा दिए थे। अदिति के हाथों से फोन नीचे गिर गया और आंखों से आंसू निकल गए। जिस विराट के लिए वो परेशान थी, वो किसी और के साथ मशगूल था। ये सोचकर अदिति के दिल में विराट के लिए एक बार फिर नफरत जागने लगी। अदिति ने रोते हुए जोरों से चिल्लाकर कहा, क्यों विराट, क्यों विराट, आखिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? पल भर में मेरे दिल में प्यार की उम्मीद जगाकर हमेशा के लिए मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। मुझे भला बुरा कहते हो, पर तुम क्या हो? ये क्या किया तुमने विराट? अपनी इतनी गंदी तस्वीरें मुझे भेजने से पहले जरा भी सोचा नहीं कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। बट अब नहीं, अब मुझे ना तुमसे कोई उम्मीद है ना प्यार। I just hate you. अदिति अपनी आंखें पोंछते हुए बाथरूम की ओर चली गई। दो प्यार करने वाले आज किसी और के साजिश के शिकार हो गए थे। बिना प्यार का इजहार किए ही प्यार की बलि चढ़ा दी थी विराट और अदिति ने। ये दो प्रेमी गलत फहमी का शिकार हुए एक दूसरे को कोस रहे थे,
तो वहीं मिश्रा सदन में आज की सुबह बड़ी धमाकेदार थी। सुबह लगभग 7 बजे के बीच सुधा के घर की बेल बजी। टीवी देख रहे मनोज जी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने गंभीर भाव लिए दक्ष की दादी मालती सक्सेना खड़ी थी। मनोज जी ने उन्हें देख बड़े आत्मीयता से कहा, अरे आप अंदर आइए ना, आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तबीयत तो ठीक है ना? मनोज जी ने मालती सक्सेना को आदर के साथ घर के अंदर बुलाया। मालती जी ने अंदर आते हुए सारे घर पर नजर डालते हुए मनोज जी से पूछा, सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, घर पर है या वो भी बेटियों की तरह कहीं भाग गई है? हा? मालती जी बड़ी सीधी सादी औरत थी, पर आज उनके मुंह से इस तरह की बात सुनकर मनोज जी हैरान रह गए। मनोज जी आगे कुछ बोलते उसके पहले ही किचन से अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बाहर आई सुधा ने मनोज जी से कहा, अरे कौन है जी जो इतनी सुबह सुबह मुंह उठाकर चला आया है? सुधा अपने ही धुन में बात करते हुए बाहर आई तो मनोज जी के पास खड़ी मालती जी को देखकर वो हल्का सा घबरा गई। उसका गला सूखने लगा और माथे पर पसीना जमा हो गया। सुधा ने मन ही मन कहा, पहले क्या मुसीबत कम थी जो ये एक और चली आई। सुधा, लगता है तेरे ग्रह कुछ खराब चल रहे हैं, किसी अच्छे पंडित को दिखाना पड़ेगा। सुधा अपने आप से ही बात कर रही थी कि तभी मालती जी ने करारी आवाज में कहा, सुधा, अब तो तुम हमारे पैसे दे ही दो। परेशान हो गए हैं तुम्हें फोन कर करके, पर तुम तो फोन उठाती ही नहीं। आज देती हूँ कल देती हूँ करके कितने दिन हो गए। अब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। मालती जी अब अपनी बात से हटने के लिए तैयार नहीं थी, पर उनकी बात सुनकर मनोज जी सोच में पड़ गए। मालती जी कौन से पैसों के बारे में बात कर रही थी ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मनोज जी ने एक नजर सुधा की ओर देखा जो पहले से ही काफी परेशान लग रही थी। सुधा ने मनोज जी की ओर देखते हुए मालती जी के पास आकर उन्हें दूसरी बातों में उलझाने की कोशिश की, पर इस बार मालती जी ने सुधा की बातों में न आने की ठान ही ली थी। दोनों में धीरे से हो रही खुसर फुसर से मनोज जी को शक हो गया कि कुछ जरूर बात है जो सुधा ने उनसे छुपा कर रखी है। मनोज जी ने सुधा की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, सुधा, ये मालती जी किन पैसों की बात कर रही है? और अभी कितनी बातें हैं जो तुमने हमसे छुपा कर रखी हैं? मुझे अभी के अभी सब बताओ। मनोज जी के ये सवाल पूछने पर मालती सक्सेना ने मनोज जी को बता दिया कि सुधा ने दक्ष और अदिति की शादी करवाने के लिए उनसे पैसे लिए थे और शादी ना होने पर भी वो पैसे लौटाए नहीं, बल्कि दोबारा विराट से शादी तुड़वाकर दक्ष के साथ शादी कराने का बहाना बनाकर और पैसे लिए थे। लेकिन अब मालती जी ने इस शादी की उम्मीद छोड़ दी थी और अब उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए थे। मालती जी की सारी बातें बताते ही मनोज जी ने सामने खड़ी सुधा के पास जाकर उसके गाल पर जोर से चाटा मारा। सुधा के सामने कभी न बोल पाने वाले मनोज जी ने आज उसे मालती जी के सामने चाटा मारा था। मनोज जी बिना कुछ कहे अपने रूम में चले गए। मालती जी ने तो ये सब देखकर अपने मुंह पर ही हाथ रख दिया। सुधा ने गुस्से से मालती जी की ओर देखा। सुधा की नजरें देख 2 पल मालती जी हल्का सा घबरा गई। मालती जी वहां से बाहर जाने के लिए निकली, तभी पीछे से मनोज जी की आवाज आई, अरे मालती जी, अपने पैसे तो ले जाइए। मनोज जी की बात सुनकर मालती जी ने पीछे मुड़कर देखा। मनोज जी हाथ में कुछ पैसे ले आए थे। उन पैसों को मालती जी के हाथ में थमाकर मनोज जी ने हाथ जोड़कर मालती जी से कहा, माफ करना मालती जी, आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई। ये कुछ रुपए हैं, अभी के लिए रख लेना, बाकी के पैसे मैं जल्द ही लौटा दूंगा। मेरी बेटी अपने घर खुश है। शायद दक्ष और अदिति का मिलना भगवान को मंजूर नहीं था। आप मेरी बात समझ पाएंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और आपको हुई तकलीफ के लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मनोज जी ने अपना सर झुकाते हुए कहा। मालती जी कुछ ना कहते हुए वहां से तुरंत चली गई। मनोज जी बेबस होकर वहीं बैठ गए। आज सुधा के कारण उन्हें शर्म से सर झुकाना पड़ा था।
मनोज जी की आंखें भर आई। उन्हें इस तरह मायूस देख सुधा उनके पास आई। बुरा तो सुधा को भी लगा था। आज अपने ही घर में उसने अपने पति को लाचार देखा था। सुधा ने मनोज जी के हाथों पर हाथ रखते हुए नर्म आवाज में कहा, अजी सुनो ना, मैं आपको बताने ही वाली थी, पर ये मालती जी ना कुछ ज्यादा ही बोल गई। आज वो खुद उन्होंने मुझे जबरदस्ती पैसे दिए थे अपने पोते के लिए। अदिति का रिश्ता लेकर आई थी, तभी भगवान की कसम मैंने तो ना ही कहा था, पर वो मानी नहीं। और अब देखो शादी नहीं हुई तो आई बड़ी पैसे दे दो करते हुए। आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, वरना अच्छा खासा सुनाती उस मालती जी को। हाँ नहीं तो। सुधा की बात सुनकर मनोज जी ने कानों पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। सुधा की करतूतों से वो वैसे ही परेशान थे। ऊपर से सुधा अपनी मन गढ़ंत कहानी सुनाई जा रही थी। मनोज जी को इस तरह करते देख सुधा ने उनके माथे पर अपने हाथों से धीरे धीरे दबाना शुरू किया। मनोज जी ने सुधा का हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, सुधा बस करो, अब बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तुमने तो भगवान को भी नहीं बख्शा, कुछ तो शर्म करो सुधा। तुम्हारा पैसों का लालच एक दिन तुम्हें ही मुश्किलों में डाल देगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना तुम्हारे पास अपना कहने वाला कोई नहीं बचेगा। मनोज जी इतना कहकर सीधा घर के बाहर चले गए। इस बार बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी। इस बात का सुधा को एहसास हो गया था, पर सुधरने वालों में से नहीं थी सुधा। मनोज जी के जाते ही सुधा ने अपना टीवी चलाया और आराम से बैठ गई। वहीं विराट बीती रात टीना के घर से निकलकर सीधे अपने फ्लैट पर आ गया था, जहां वो अक्सर आया करता था। विराट का ये फ्लैट गोमती नगर के पास ही था, लेकिन यहाँ विराट के सिवा कभी कोई आता नहीं था। विराट ने अंगड़ाई लेते हुए सामने लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। विराट का सिर दर्द से फटा जा रहा था। विराट ने घर के नौकर रामू से कहकर अपने लिए नींबू पानी मंगवाया और वहीं लेटकर अपना फोन देखने लगा। लेकिन फोन ना मिलने की वजह से उसे याद आया कि शायद कल रात वो अपना फोन टीना के घर ही छोड़ आया था। उसने गुस्से से आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के सामने उसे अब भी अदिति का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। वही अदिति जो अभी अभी उससे बात करने लगी थी। वही अदिति के गुस्से वाला चेहरा जो विराट के साथ झगड़ते हुए दिखाई देता था। अदिति का वही इमोशनल वाला चेहरा जो काव्या के ना मिलने पर विराट ने देखा था। विराट अदिति को याद करते हुए अदिति के ख्यालों में खो गया। विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तभी अदिति की दक्ष के साथ वाली फोटो याद आते ही वो मुस्कान झट से गुस्से में तब्दील हो गई। विराट ने जल्द से अपनी आंखें खोली और लंबी सांस ली। उसे ऑफिस पहुंचना था। विराट ने अदिति का ख्याल अपने दिल और दिमाग दोनों से बाहर निकाल दिया। अदिति का आज हॉस्पिटल में मन नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने विराट और टीना की तस्वीरें आ रही थी। परेशान होकर अदिति डॉक्टर अवस्थी के कमरे में गई। अदिति को अचानक अपने कैबिन में देखकर डॉक्टर अवस्थी ने अपना चश्मा निकालते हुए कहा, अदिति बेटा तुम यहाँ आओ, बैठो, सब ठीक तो है? किसी केस पर डिस्कस करना था क्या? डॉक्टर अवस्थी को लगा अदिति किसी केस के डिस्कशन के सिलसिले में वहां आई होगी। डॉक्टर अवस्थी की बात सुनकर अदिति ने थोड़ा घबराते हुए नर्म आवाज में कहा, केस नहीं अंकल, दरअसल मैं आपसे माँ पापा के बारे में बात करने आई हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अदिति की बात सुनकर बात की गहराई समझते हुए डॉक्टर अवस्थी ने हाँ में सर हिलाते हुए अनुमति दे दी। अदिति ने कुछ सोचते हुए कहा, अंकल 20 साल पहले जिस दिन माँ के हाथों उस औरत का खून हुआ था, मतलब जैसा सब समझते हैं, तो क्या इस बात की सच्चाई पता करने के लिए मुझे उस केस की फाइल मिल सकती है? आखिर उस औरत की मौत के पीछे असली वजह क्या थी?
अब मुझे जल्द से जल्द उस बात की तह तक जाना होगा जिसके कारण मेरा पूरा परिवार बिखर गया। अदिति की आवाज में दुख की झलक दिखाई दे रही थी, आंखें भर आई थी। अदिति ने बड़ी उम्मीद के साथ डॉक्टर अवस्थी को देखा। डॉक्टर अवस्थी ने कुछ सोचते हुए अदिति से बड़े शांत भाव से कहा, बेटा, उस वक्त तो मैं हॉस्पिटल में था नहीं और इतने सालों का रिकॉर्ड निकालना इतनी आसान बात नहीं है जितना तुम सोच रही हो। डॉक्टर अवस्थी की बात सुनकर अदिति को लगा शायद अब उसे हॉस्पिटल से कोई लीड नहीं मिल सकती। अदिति का तुरंत चेहरा ही उतर गया। डॉक्टर अवस्थी ने उसे ऐसे हार मानते देख हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो पहले ही हार मान ली। अरे बाबा, मैंने कहा 20 साल पुरानी फाइल ढूंढना मुश्किल है पर नामुमकिन तो नहीं। One who tries never fails। अदिति, गीता ने जैसा बताया कि कावेरी की कोई लगती नहीं थी। कावेरी निर्दोष थी पर क्राइम तो हुआ है और जिसने भी ये किया है उसने बड़ी होशियारी से अपना इल्जाम डॉक्टर कावेरी के ऊपर डाल दिया। तुम्हारी लड़ाई उस शख्स के साथ है तो इस सब में तुम्हें सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर अवस्थी की बातों से अदिति को हौसला मिल गया था। अब चाहे जो भी हो, अदिति 20 साल पहले हुई वारदात की जड़ तक जाने वाली थी। अदिति ने आंसू भरी आंखों से ही डॉक्टर अवस्थी को गले लगाया। माँ पापा के जाने के बाद वही तो थे जो उसे अच्छे से समझ पाते थे। कोई अपने साथ है, यही एहसास अदिति को हिम्मत देता था। अदिति ने घर पर कॉल करके बता दिया था कि हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी है और उसे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। हॉस्पिटल के स्टोर में 20 साल पुरानी फाइल ढूंढना आसान काम नहीं था और किसी और पर वो भरोसा नहीं कर सकती थी। लेकिन अदिति ने सोच लिया था कि उसे ये काम किसी भी हालत में करना ही है। अदिति ने हॉस्पिटल के स्टोर रूम में जाकर फाइल देखने की परमिशन डॉक्टर अवस्थी से पहले ही ले ली थी। अदिति स्टोर रूम में फाइल्स ढूंढने में व्यस्त थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे चुपके से देख रहा है। अदिति ने पहले इग्नोर किया, लेकिन दोबारा स्टोर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनकर अदिति ने बाहर आकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अदिति ने चैन की सांस ली और दोबारा स्टोर के अंदर चली गई। वहीं रघुवंशी हाउस में काव्या हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी तेज कदमों की आवाज सुनकर काव्या ने पलटकर पीछे देखा। उसे लगा शायद विराट आया होगा। काव्या जब से रघुवंशी हाउस में रहने लगी थी तब से विराट और उसका रिश्ता पहले से अच्छा हो रहा था। विराट के प्रति दिल में जो नफरत थी अब वो खत्म हो गई थी। काव्या ने खुश होकर पीछे देखा तो सामने अमित जी आ रहे थे। उन्हें देखकर काव्या अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। अमित जी काव्या को वहां देखकर हैरान हो गए थे। उन्होंने काव्या को हल्की सी स्माइल दी और आशा ताई को आवाज लगाई। बड़े दिनों बाद अमित जी को घर आए देख आशा ताई खुश हो गई थी। आशा ताई ने अमित जी को बताया कि काव्या वहां कुछ दिन के लिए रहने आई है। अमित जी काव्या से बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजरें अदिति को ढूंढ रही थी। अदिति उनकी बहू तो थी, पर उनके दिल में अभी भी अदिति के लिए बेटी का ही स्थान था। अमित जी ने जब आशा ताई से अदिति के बारे में पूछा तो आशा ताई ने उन्हें बता दिया कि अदिति हॉस्पिटल ही रुकने वाली थी। विराट का शेड्यूल उन्हें पता था, इसीलिए उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। अमित जी के चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। अमित जी वहीं हॉल में सोफे पर आंखें बंद करके बैठ गए। काव्या ने अमित जी की ओर देखते हुए उनसे पूछा, अंकल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, पर क्या आप हमारे हाथ की गर्मा गर्म चाय लेंगे? वो क्या है ना, दीदी कहती है हमारे हाथ की चाय पीकर थकावट 9-11 हो जाती है और आप भी काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, तो ट्राई करना तो बनता है ना। काव्या मिश्रा स्पेशल गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। काव्या कैसा कहते ही अमित जी को उसकी बात पर हंसी आ गई। ये देखकर काव्या एकदम से चुप हो गई। अमित जी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, क्या तुम अपनी चाय की इतनी तारीफ करने के बाद हमें चाय नहीं पिलाना चाहती? अरे भाई, हमें भी तो काव्या के स्पेशल चाय का स्वाद लेने का मौका मिलना चाहिए, हाँ? अमित जी की बात सुनकर काव्या खुश होकर किचन में चली गई।
काव्या के चंचल स्वभाव के कारण अमित जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उससे बात करके उनकी थकान और उदासी एकदम से गायब हो गई थी। अमित जी काव्या से बात करते करते बीच में ही कुछ सोचने लगते। काव्या की बातों ने बेजान घर को फिर से नई रौनक दे दी थी। काव्या के कारण अमित जी खुश तो हुए, पर अदिति और विराट के रिश्ते की चिंता अब भी मन में थी। विराट अपना ऑफिस का काम करके आज सीधा घर आया था। घर आते ही अमित जी को देखकर विराट खुश हो गया। अमित जी भी अब विराट के ऑफिस संभालने के डिसीजन पर खुश थे। सबके होते हुए भी विराट की नजरें अदिति को ढूंढ रही थी। वो अदिति को एक नजर देखने के लिए बेचैन हो रहा था। काव्या ने उसकी हालत जानते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जीजू, आपकी नजरें जिसे ढूंढ रही हैं वो घर पर है ही नहीं। उन्हें देखने का मन कर रहा है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आज तो वो घर आने से रही, इमरजेंसी जो आई हॉस्पिटल में। काव्या की बात सुनकर विराट ने अपनी नजरें चुरा ली, जैसे काव्या ने उसकी चोरी पकड़ी हो। थोड़ी देर बाद सबके साथ विराट खाना खाकर अपने रूम में चला आया। आज उसे अपने ही रूम में अच्छा नहीं लग रहा था। विराट ने 2 दिन से अदिति का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए विराट बार बार हाथ में फोन लिए अदिति को कॉल करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बीच में ईगो आने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। विराट ने कुछ सोचते हुए सहारा हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर कॉल किया। विराट ने रिसेप्शन पर अदिति के बारे में पता किया तो उसे पता चला कि वहाँ कोई इमरजेंसी केस था ही नहीं। सॉरी सर, आज पूरे हॉस्पिटल में कोई भी इमरजेंसी केस नहीं आया है। 1-2 ऑपरेशन थे, वो सुबह ही हो गए। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर विराट ने झट से कॉल कट कर दिया। विराट के मन में अदिति को लेकर अजीब सा सवाल आने लगा। बार बार दक्ष और अदिति का चेहरा आंखों के सामने आने लगा। विराट ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, इसका मतलब अदिति ने झूठ बोला? दक्ष से मिलने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अब वो घर पर झूठ बोलने लगी है। लेकिन अब मैं और अपने घर वालों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मैं पता करके ही रहूंगा आखिर ये चल क्या रहा है। विराट इतना कहते हुए तुरंत रूम से बाहर चला गया। तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अदिति अपने कैबिन से निकलकर सहारा हॉस्पिटल के बड़े से स्टोर रूम की ओर चल पड़ी। उसे किसी भी हालत में उसकी मां कावेरी शर्मा के हाथों कमल राज की पत्नी वसुधा जी की मौत की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करनी थी। रात का समय था, जिसके कारण हॉस्पिटल में शांति छाई हुई थी। अदिति के ही कदमों की आहट पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। अदिति आगे बढ़ तो रही थी, पर अभी भी उसे लग रहा था कि कोई तो है जो उसे देख रहा है। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नजर नहीं आया। अदिति ने अपने आप से कहा, ये बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, पर पीछे तो कोई नहीं है। लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, शायद ये मेरा वहम हो। अदिति जैसे ही आगे बढ़ी, एक नकाब पहने शख्स ने हॉस्पिटल के अंधेरे कोने से किसी को कॉल लगाते हुए धीमी आवाज में कहा, बॉस, मेरी सुनी बात 16 आने सच निकली। वो डॉक्टर अदिति सच में 20 साल पुरानी बात को ढूंढने निकली है। अभी अभी मैंने उसे स्टोर रूम की ओर जाते देखा है। सामने से आए जवाब पर हामी भरते हुए उस अनजान शख्स ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर अदिति के हाथ वो फाइल कभी नहीं लगेगी। डॉक्टर अदिति को कैसे रोकना है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। आप बस मेरे पैसे भिजवा देना, आपका काम हो जाएगा। इतना कहकर उस नकाब पहने शख्स ने फोन बंद कर दिया और स्टोर रूम की तरफ चल पड़ा। अदिति ने स्टोर रूम के पास चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, वहां कोई नहीं था। अदिति नजरें फेरते हुए ताला खोलकर अंदर गई। कमरा काफी टाइम से बंद होने के कारण अदिति के दरवाजा खोलते ही अजीब सी गंध और धूल के कारण जोरों से अदिति को खांसी आ गई। अदिति ने अपने आप को संभालते हुए सबसे पहले लाइट जलाई। सामने देखा तो कई सारी रैक थी जिनमें फाइल्स के ढेर लगे दिख रहे थे। अदिति ने लंबी सांस भरी। अब सामने जो था जैसा भी था, अदिति को वहीं से ही अपने काम की चीज मिलने वाली थी। अदिति ने देर ना लगाते हुए फाइल चेक करना चालू किया। उसने अभी बस कुछ ही फाइल चेक की थी कि तभी अचानक से लाइट चली गई। इतने बड़े कमरे में अपने आप को अकेला पाकर अदिति थोड़ी सी डर गई। उसने परेशान होते हुए कहा, अफो, अभी लाइट को क्या हुआ?
इसे भी अभी जाना था। लाइट आने तक का इंतज़ार भी नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना काम निपटाकर यहाँ से निकलती हूँ। ऐसा कहते हुए अदिति ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसी रोशनी में फाइल देखने लगी। तभी अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। अदिति को याद आया कि उसने अंदर आते वक्त दरवाज़ा खुला ही रखा था। इस वक्त यहाँ कौन आया होगा, ये सोचकर अदिति ने घबराते हुए पूछा, कौन है वहाँ? कोई है क्या उधर? हेलो, कौन है? अदिति पूछ रही थी, लेकिन सामने से किसी ने आवाज नहीं दी। अदिति मोबाइल की धुंधली सी रोशनी में देखने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अदिति ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। अदिति को अब डर लगने लगा था। अदिति ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए अपने चारों ओर देखते हुए अपने आप से कहा, अदिति डर मत, कोई नहीं है यहाँ तेरे सिवाय। चल अब जल्दी अपना काम करके यहाँ से निकल जा। अपने आप को दिलासा देते हुए अदिति फिर से फाइल ढूंढने लगी। अदिति देख ही रही थी कि उसे सामने वाली वॉल पर मोबाइल की रोशनी में किसी का साया नजर आया, जो हाथ में चाकू लेकर उसी की तरफ आ रहा था। अदिति ने घबराते हुए पीछे देखा तो एक शख्स जिसका चेहरा ढका हुआ था वो अदिति पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अदिति ने उसे जोरों से धक्का दे दिया। सामने रखी एक अलमारी के साथ साथ वो भी नीचे गिरा। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। अदिति ने इसी बात का फायदा उठाया और वो वहां से बाहर की ओर जाने के लिए दौड़ी। उसका मोबाइल नीचे गिर गया था। अदिति के पीछे जो अनजान शख्स था वो भी दर्द से आह भरते हुए अदिति के पीछे चला आ रहा था। अदिति दरवाजे के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करते हुए साथ ही साथ दरवाजे पर हाथों से थपथपाते हुए आवाज लगा रही थी, हेल्प मी, कोई है? प्लीज समबडी हेल्प मी। अदिति मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसने दरवाजे की कुंडी खोलने की कोशिश की, पर तब तक बड़ी आसानी से वो अनजान शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अदिति ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। अदिति उसके सामने अपने आप को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उसे अपनी बातों में उलझाते हुए पीछे दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर सामने वाला शख्स कुछ ना कहते हुए अदिति पर वार करने ही वाला था कि तभी दरवाजे की कुंडी खुल गई और अदिति ने उस शख्स को एक बार फिर पीछे ढकेलते हुए बाहर की ओर दौड़ लगा दी। अदिति की अब पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उस कॉरिडोर की सारी लाइट बंद की गई थी। अदिति भागते हुए आगे आई और किसी से टकराई। उसकी सांसें फूल रही थी, हार्ट बीट तेजी से चल रही थी। उसने घबराते हुए नजरें उठाते हुए उस इंसान की ओर देखा और तभी वो बेहोश हो गई। उस पर जानलेवा हमला करने वाले ने दूर से ही वो सब देखा और उसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से चली गई। वहीं मिश्रा सदन में सुधा बेचैन होकर हॉल में चक्कर काट रही थी। सुबह गुस्से से गए मनोज जी अब तक घर वापस नहीं लौटे थे। सुधा बार बार घड़ी में टाइम देख देख कर परेशान हो रही थी। उसने मनोज जी को फोन लगाया, रिंग जा रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे थे। सुधा ने फोन को सोफे पर पटकते हुए गुस्से से कहा, पता नहीं मिश्रा जी कहाँ गए हैं। बात का बतंगड़ बनाने की आदत ही पड़ी है। मैंने दूसरे की बेटियों को अपना समझकर पाला, इतना बड़ा किया और उसके बदले कुछ पैसों की चाह रखी तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? पर नहीं, सुधा तो नाम से बदनाम है। हाँ नहीं तो। सुधा बड़बड़ाते ही मनोज जी की राह देख रही थी। अब सच में सुधा को डर लग रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मनोज जी बिना बताए कहीं चले गए हों। सुधा को अब मनोज जी की चिंता होने लगी थी। काफी देर के बाद लगभग रात के 3 बजे दरवाजा खुलने की आवाज आई। सुधा ने बड़ी उम्मीद के साथ दरवाजे की ओर देखा तो कोई शख्स अपने मुंह पर रुमाल बांधे घर में घुसा। सुधा को कम रोशनी में इतने अच्छे से दिख नहीं रहा था। उसने डरते हुए झट से लाइट जला दी। लाइट जलाते ही सुधा ने पास जाते हुए उसे निहारते हुए बड़ी हैरानी से कहा, हैं? अजी आपको क्या हुआ? और ये हाथ को क्या लगा आपके? पहले ये मुंह पर बंधा हुआ रुमाल तो हटा दीजिए। ऐसा लग रहा है कोई चोर चोरी करने घर में घुस रहा हो। हाँ नहीं तो। सुधा पूछ रही थी, लेकिन मनोज जी ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया।
मनोज जी बिना कुछ कहे अपने रूम की ओर चल दिए। सुधा ने देखा तो मनोज जी एक पांव से लंगड़ा रहे थे। सुधा भी उनके पीछे पीछे रूम में आते हुए मनोज जी से सवाल पूछने लगी। क्या हुआ, इतनी देर कहाँ थे आप? सुधा के सवालों से परेशान होकर मनोज जी ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। बस करो सुधा, ऐसे दिखा रही हो जैसे तुम्हें मेरी बहुत चिंता है, पर असल बात तो कुछ और ही है। तुम्हें किसी की भावनाओं की कुछ पड़ी ही नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। तो फिर मुझे कुछ हो या ना हो, उससे तुम्हें क्या? मनोज जी गुस्से से सुधा को देख बाथरूम में चले गए। उनकी बात सुनकर सुधा हैरान रह गई। सुधा ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बुढ़ापे में सठिया आ गए हैं लगता है। आजकल जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, पर मैं भी देखती हूँ मेरे सामने कब तक टिक पाते हैं ये। मैं भी सुधा हूँ, लोगों को अपनी उंगली पर नचाना जानती हूँ। मनोज जी को फिर से अपनी मुट्ठी में ना किया तो मेरा नाम सुधा नहीं, हाँ नहीं तो। सुधा बड़े ही आत्मविश्वास से बोलते हुए मनोज जी की तरफ देखते हुए चादर ओढ़ के सो गई। हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में बेहोशी की हालत में लेटी हुई अदिति के पास बैठे दक्ष ने उसके गालों पर हाथ लगाकर अदिति को उठाने की कोशिश की। अदिति, अदिति, प्लीज अदिति आंखें खोलो। दक्ष के चेहरे पर अदिति के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अदिति स्टोर रूम से बाहर आकर जिससे टकराई थी वो और कोई नहीं, दक्ष ही था। अदिति बेहोश होकर गिर गई थी तो दक्ष उसे उठाकर प्राइवेट वार्ड में ले आया था। दक्ष ने उसका चेकअप करके उसे इंजेक्शन दे दिया था। अदिति के शरीर में हल्की सी हलचल होने लगी थी, जिसके कारण दक्ष बेकरार होकर उसे आवाज दे रहा था। अदिति ने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा, सामने दक्ष का चेहरा नजर आया। अदिति की नजरों में अभी भी डर दिखाई दे रहा था। अदिति ने झट से उठते हुए बेहद धीमी आवाज में दक्ष से कहा, मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ था मेरे साथ? अदिति काफी डिस्टर्ब लग रही थी। दक्ष ने अदिति की हालत समझते हुए तुरंत उसे गले लगा लिया और अदिति को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त अदिति को ढूंढते हुए वहां विराट आ गया, जो घर से निकलकर अदिति का सच जानने के लिए यहाँ हॉस्पिटल आया था। अदिति बेहोश हो गई थी, ये बात विराट को रिसेप्शन पर पूछताछ करने से पता चल गई थी। लेकिन वहां पहुंचने पर सामने अदिति को दक्ष की बाहों में देखकर विराट का खून खौल उठा। विराट ने वहीं दरवाजे पर खड़े होकर कहा, डॉक्टर अदिति, तो ये है आपकी इमरजेंसी केस? व्हाट अ प्लानिंग यार, कैसे कर लेती हो तुम ये सब? अच्छा खासा घर पर सभी को बेवकूफ बना दिया। ग्रेट। विराट की बातों से साफ दिख रहा था वो काफी गुस्से में था। विराट आगे कुछ और कहता उससे पहले ही दक्ष ने उसे समझाते हुए कहा, लुक मिस्टर विराट, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अदिति की तबीयत खराब थी। दक्ष विराट को समझा रहा था कि तभी विराट अदिति के पास आते हुए अदिति का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे बाहर ले जाने लगा। दक्ष ने उसे रोका तो विराट ने दक्ष की आंखों में आंखें डालकर एटीट्यूड के साथ कहा, डोंट क्रॉस योर लिमिट डॉक्टर दक्ष। अदिति मेरी बीवी है, तुम ये बात जितनी जल्दी मान लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आइंदा से हम दोनों के बीच आने की कोशिश मत करना। विराट इतना कहकर अदिति को खींचते हुए अपने साथ बाहर ले गया। अदिति ने विराट का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, विराट स्टॉप इट, इट्स हर्टिंग मी, प्लीज लिसन टू मी। अदिति बोल रही थी लेकिन अभी उसकी कोई भी बात विराट को सुनाई नहीं दे रही थी। बाहर आकर विराट ने कार का दरवाजा खोलते हुए अदिति को जबरदस्ती कार में ढकेल दिया। अदिति को भी हॉस्पिटल के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना था, इसीलिए अदिति बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। विराट अदिति की तरफ एक नजर डालते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और तेज स्पीड में कार ड्राइव करने लगा। अदिति पहले से हॉस्पिटल में हुए हमले के कारण परेशान थी। अब उसे विराट की किसी भी बात पर बहस करने की इच्छा नहीं थी। अदिति अपनी आंखें बंद करते हुए बैठ गई। उसका शांत रहना विराट को ज्यादा परेशान कर रहा था। विराट ने और तेज रफ्तार से गाड़ी चलानी शुरू की। कुछ ही देर में विराट ने जोरों से ब्रेक लगाते हुए गाड़ी रोक दी। अदिति ने झटका लगने से अपनी आंखें खोल दी। गाड़ी किसी सुनसान जगह पर रुकी थी।
अदिति ने विराट की तरफ देखा। विराट ने गाड़ी से उतरकर अदिति की साइड का दरवाजा खोलकर उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए उसे बाहर निकालकर सामने की तरफ ढकेल दिया। अदिति गिरते गिरते बच गई। उसने गुस्से से विराट से कहा, What nonsense is this? मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विराट? थक गई हूँ तुम्हारे इस अजीब बर्ताव से। कभी खुद पास आते हो तो कभी खुद ही दूर करते हो। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अदिति ने विराट के पास आते हुए उसकी कॉलर पकड़कर अपने सवालों के जवाब पूछे। विराट ने उसका हाथ झटकते हुए अदिति का मुंह अपने हाथों से दबाते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं थक गया हूँ तुम्हारी हरकतों से। हमारे रिश्ते को निभाना चाहता था मैं, पर शायद तुम्हें तो मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है। तुम्हारा आशिक दक्ष है ना, उसे छोड़कर तुम कैसे मुझे अपना सकती हो? पर अब मैं तुम्हें और तुम्हारी हरकतों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे घर से, मेरी लाइफ से निकल जाओ। आई वॉन्ट अ डिवोर्स। विराट की कही बात अदिति के दिल में खंजर की तरह लगी। अदिति का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस घर को वो अपना मानने लगी थी, उसी घर से विराट उसे निकल जाने के लिए कह रहा था। विराट उसके बारे में ये सब सोचता था। इसी बात का अदिति को दुख हो रहा था, पर अब उसे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना था। कहते भी क्या? विराट ने बिना अदिति की बात सुने ही तलाक जैसी बड़ी बात जो कह दी थी। अदिति बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई। विराट ने जोरों से गाड़ी पर अपना हाथ पटका और गुस्से से गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में अब दोनों चुप थे। अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अदिति को अपने मन की बात विराट को बतानी थी, लेकिन दक्ष की बात छेड़कर विराट ने अदिति का दिल दुखाया था। दोनों घर आ गए, पर बिना बात किए ही अपने कमरे में चले गए। पहले से ही थके होने के कारण अदिति कुछ ही समय में सो गई, पर विराट ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा, अजीब लड़की है। इतना कुछ कहा पर मुंह से शब्द नहीं निकला। शायद मेरे सच से उसकी बोलती बंद हो गई। डॉक्टर अदिति, तुम्हें काफी अलग लड़की समझता था, पर अब नहीं। तुम्हारी असलियत सबके सामने ला के रहूंगा। आई हेट यू डॉक्टर अदिति, आई जस्ट हेट यू। विराट ने अदिति को एक नजर देखकर अपना मुंह फेर लिया। वहीं दूसरी ओर कोई था जो अदिति की जान के पीछे पड़ा था। आज तो अदिति जैसे तैसे करके बच गई थी। अदिति पर हमला करने वाले ने किसी को फोन करके बताया, हेलो बॉस, इस बार वो अदिति बच गई, पर ज्यादा देर बच नहीं पाएगी। आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही उसकी माँ की मौत की गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, वैसे ही डॉक्टर अदिति की मौत भी दुनिया के लिए एक पहेली बनकर रह जाएगी। बस कुछ दिन और, फिर डॉक्टर अदिति का खेल खत्म। उस अनजान शख्स ने हंसते हुए कहा। सुबह के लगभग 7 बजे रघुवंशी हाउस में अदिति और काव्या का नाम लेकर कोई हॉल में चिल्ला रहा था। आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी, इसीलिए अदिति आवाज सुनते ही झट से अपने कपड़े ठीक करते हुए नीचे आई। सामने सुधा आंखों में आंसू लिए अदिति के पास आकर अदिति के गले लगते हुए रोने लगी। सुधा को इस तरह देखकर अदिति घबरा गई। अदिति का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सुधा से भारी आवाज में पूछा, मामी क्या बात है? घर पर सब ठीक तो है ना? मामा जी तो ठीक है ना? सुधा की आवाज सुनकर अब तक काव्या के साथ साथ घर के सारे सदस्य वहां आ गए थे और सुधा की तरफ अजीब तरीके से देख रहे थे। सुधा ने अपने आंसू पोंछते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, बेटा मुझे माफ करना। मानती हूँ मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर तुम दोनों तो मेरी बेटियां ही हो ना। अब क्या करें, मैं ठहरी थोड़ी पुराने ख्यालात वाली, पर ऐसा तो नहीं कि तुम उस वजह से मुझसे नाता ही तोड़ दो। सुधा रो रो कर अपने लिए सहानुभूति जुटाने की कोशिश कर रही थी। वो इस वक्त काव्या और अदिति को जताना चाहती थी कि उसे अपने बर्ताव पर पछतावा हो रहा है। काव्या ने सुधा की नौटंकी देखकर मन ही मन कहा, और एक नया ड्रामा। ये औरत सुधर गई तो 8वां अजूबा कहलाएगी। अब दीदी को इमोशनल करके अपना मतलब निकालेगी। वाह सुधा मिश्रा, क्या तरीका ढूंढा है सबको उल्लू बनाने का। सुधा काव्या को चुपचाप देखकर उसके पास आई और उसको गले लगाते हुए बड़े प्यार से बात करते हुए उसे माफी मांगने लगी।
इतनी देर से उन्हें देख रहे मनोज जी ने काव्या के पास आते हुए कहा, बेटा गलती इंसानों से ही होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ही गलत है। कभी कभी माफ करना भी अच्छी बात होती है। थूक दो अपना गुस्सा और सुधा जी को माफ कर दो। सब लोगों के वहां मौजूद होने की वजह से काव्या और अदिति उनके सामने कुछ नहीं कह पा रही थी। मनोज जी ने नजरों से ही दोनों बहनों से सुधा को माफ करने के लिए कहा। ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए काव्या और अदिति ने सुधा को गले लगा लिया। सुधा ने थोड़ी देर रुककर अपनी बड़ी बड़ी बातें करके अच्छे से नाश्ता किया और अपने घर निकल गई। मनोज जी अपने कमरे में जा ही रहे थे कि अदिति ने उन्हें आवाज देते हुए प्यार से कहा, पापा क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि आप कभी मुझे माफ नहीं करेंगे? क्या मैं इतनी बुरी बेटी हूँ कि मेरे अपने ही मुझसे रूठ कर चले जाते हैं? क्या आप अपने इस बेटी को कभी माफ नहीं करेंगे? अदिति की बात सुनकर मनोज जी की आंखें भर आई थीं। उनके लिए भी अदिति से दूरी बनाए रखना इतना आसान नहीं था। उन्होंने बिना पीछे मुड़े धीमी आवाज में कहा, कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि दिल में नासूर बनकर पूरी उम्र तकलीफ देते रहते हैं और हम चाह कर भी उन्हें भुला नहीं सकते। इतना कहकर मनोज जी अपने कमरे में चले गए। अदिति और मनोज जी की बातें चुपके से सुन रहे विराट ने कमरे में जा रही अदिति को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में लिया। अदिति छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विराट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डॉक्टर अदिति, और कितने लोगों को अपनी वजह से तकलीफ दोगी? इससे अच्छा तो ये है कि तुम सबकी जिंदगी से ही निकल जाओ, वरना तुम्हारी मामी जैसे तुम भी हमसे पैसे लेकर हमें लूटती रहोगी। हो सके तो यहाँ से निकल जाओ हमेशा के लिए। विराट ने अदिति को बोलने का मौका ना देते हुए उसे ढकेलते हुए आगे चला गया। अदिति ने आह भरा और फिर तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए चली गई। आज डॉक्टर अवस्थी की शादी की सालगिरह होने के कारण पूरे हॉस्पिटल में उत्साह नजर आ रहा था। सुबह से हर कोई डॉक्टर अवस्थी को मुबारकबाद दे रहा था। अदिति ने जैसे ही हॉस्पिटल में कदम रखा, वैसे ही उसे बीती रात की खौफनाक बात याद आई। लेकिन अपने आप को संभालते हुए अदिति डॉक्टर अवस्थी के कैबिन की तरफ चली गई। अदिति अपने हाथ में ऑर्किड के फूलों के बुके को लेकर डॉक्टर अवस्थी के कैबिन के अंदर चली गई। सामने बैठे डॉक्टर अवस्थी को बुके देते हुए अदिति ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ उन्हें विश किया। अदिति के चेहरे के पीछे की उदासी डॉक्टर अवस्थी की नजरों से छिप नहीं पाई। थोड़ी देर बात करने के बाद डॉक्टर अवस्थी ने मुस्कुराते हुए कहा, अदिति बेटा, वैसे तो आज तुम्हें हमारे लिए गिफ्ट लाना चाहिए, पर क्या है ना, आज मैंने ही तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। एक ऐसा गिफ्ट जिसे देखकर तुम्हारे चेहरे की उदासी है ना, जो तुम मुझसे छुपा रही हो, वो उदासी कुछ देर के लिए भाग जाएगी। डॉक्टर अवस्थी ने अदिति से आंखें बंद करने के लिए कहा। अदिति उनकी इस बात से हैरान थी, लेकिन मन में उस गिफ्ट को देखने की उत्सुकता बढ़ गई थी। डॉक्टर अवस्थी ने अदिति के हाथों पर कुछ रखते हुए उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहा। अदिति ने आंखें खोलकर देखा तो उनके हाथ में एक पेन ड्राइव था। अदिति डॉक्टर अवस्थी की तरफ देख रही थी। अदिति के मन में चल रहे सवालों को जानते हुए डॉक्टर अवस्थी ने अदिति से कहा, बेटा, मैंने कहा था ना, मुझसे जितनी होगी उतनी तुम्हारी मदद करूंगा। तो लो, इस पेन ड्राइव में अपने हॉस्पिटल के उन सारे बच्चों के जन्म का रिकॉर्ड और उनके माँ पापा का नाम की लिस्ट है। इससे तुम्हें ये पता होगा कि 20 साल पहले उस दिन किन किन औरतों की डिलीवरी हुई थी। डॉक्टर अवस्थी के ऐसा कहते ही अदिति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब इस पेन ड्राइव में जो डेटा था, उससे अदिति को ये तो पता चलने वाला था कि उस दिन वसुधा के साथ साथ और किसकी डिलीवरी हुई थी, जिसके कारण कमल राज का बेटा गायब होने की कोई जानकारी तो मिल सकती है। ये सोचकर ही अदिति खुश हो गई। अदिति ने डॉक्टर अवस्थी से गले लगते हुए खुश होकर कहा, थैंक यू सो मच अंकल, आप सच में मेरे लिए भगवान के बराबर हैं। हर बार मेरी मुसीबत के वक्त एक फरिश्ते की तरह आकर आप मेरी मुसीबत का सलूशन बता देते हो। अदिति की आंखें भर आई थी। डॉक्टर अवस्थी ने हर बार उसका साथ दिया था। आज भी उनकी वजह से ही अदिति को एक क्लू मिलने की उम्मीद थी। डॉक्टर अवस्थी ने अदिति के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आज रात की उनकी एनिवर्सरी पार्टी में विराट के साथ आने के लिए कहा।
विराट का नाम सुनते ही अदिति को विराट की कही बात याद आ गई। पल भर में ही आंखें भर आई। उसने अपने आंसू डॉक्टर अवस्थी से छुपाते हुए स्माइल करते हुए कहा, आपकी पार्टी है और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है भला? आंटी से मिलने में जरूर आऊंगी। अदिति ने डॉक्टर अवस्थी से हाँ तो कह दिया, लेकिन विराट को पार्टी के लिए कैसे मनाए, ये सबसे बड़ा सवाल अदिति के आगे खड़ा था। अदिति डॉक्टर अवस्थी के दिए पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके पूरी लिस्ट चेक कर रही थी। कमल राज ने अपनी बीवी का खून करने का और अपना बेटा गायब करने का आरोप डॉक्टर कावेरी शर्मा पर लगाया था। इसीलिए अदिति कमल राज की पत्नी वसुधा का नाम खोज रही थी। 20 साल पुरानी बात ढूंढना इतना भी आसान काम नहीं था। अदिति की नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। कई सारी वसुधा के नाम की औरतों का रिकॉर्ड मिल रहा था, लेकिन अदिति को जो चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया था। अदिति ने परेशान होते हुए अपने आप से कहा, भगवान प्लीज मेरी मदद करना। माँ पर लगे बदनामी के दाग को मिटाने की मेरी कोशिश को अपने अंजाम पर पहुँचाने के लिए मेरी मदद करना। अदिति की उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से भाग रही थी। अदिति ने अपनी पलकें पल भर के लिए भी नहीं झपकाई। तभी अदिति की नजर सामने वाले नाम पर गई, श्रीमती वसुधा कमलराज सिंह। ये नाम पढ़ते ही अदिति की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन सामने जो लिखा था उसे पढ़कर अदिति हैरान हो गई। उसने एक बार फिर गौर से पढ़ते हुए अपने आप से हड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच है या फिर कमल राज ने कहा वो सच है? अजीब सी उलझन है। सच जानने के लिए मुझे कैसे भी करके स्टोर रूम में रखी फाइल हासिल करनी ही होगी। अदिति कुछ सोचते हुए अपने पेशेंट को चेक करने के लिए कैबिन से बाहर निकली। अदिति का काम होते होते 2 घंटे आसानी से गुजर गए होंगे। अदिति दोबारा अपने कैबिन में जा रही थी, तभी अदिति की नजर दक्ष के कैबिन पर पड़ी और अदिति बीती रात के लिए दक्ष से सॉरी बोलने के लिए उसके कैबिन के पास आई। कैबिन के दरवाजे पर वो नॉक करने ही वाली थी, तभी कैबिन से किसी लड़की की आवाज अदिति के कानों में पड़ी, जो रोते रोते दक्ष से कह रही थी, विराट ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ मजे करके उस अदिति से शादी कर ली और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जानते हुए भी मुझे इग्नोर कर रहा है। प्लीज डॉक्टर डू समथिंग। आई डू नॉट वांट दिस चाइल्ड। बिन ब्याही माँ बन के समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। वो लड़की रोते हुए दक्ष को अबॉर्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। विराट का नाम सुनकर अदिति का दिल जोरों से धड़क उठा। क्या ये वही विराट तो नहीं जिसे मैं चाहने लगी हूँ? अदिति सोच ही रही थी कि वो लड़की भागते भागते कैबिन से बाहर चली आई। अदिति ने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो लड़की काफी परेशान लग रही थी। उस लड़की के जाते ही अदिति दक्ष के कैबिन में आ गई। दक्ष रिपोर्ट देख ही रहा था, तभी अदिति के अचानक से अंदर जाते ही दक्ष ने हड़बड़ाते हुए उन रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश की, लेकिन अदिति की नजरें उस रिपोर्ट पर पड़ ही गई। अदिति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए गंभीरता से दक्ष से कहा, कैन आई सी दोज रिपोर्ट्स प्लीज? दक्ष ने काफी कोशिश की बात को बदलने की, पर अदिति नहीं मानी। आखिरकार अदिति ने वो रिपोर्ट देख ही लिए। ये उसी लड़की की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जो अभी अभी कैबिन से भागते हुए गई थी। रिपोर्ट में 3 महीने की प्रेगनेंसी की डिटेल थी। अदिति ने लड़की का नाम पढ़ा और फादर के नाम पर नजर डाली। जिसका डर था वही हुआ था। अदिति के हाथ पांव थरथराने लगे, आंखें भर आए, दिल बैठा जा रहा था। फादर के नाम के आगे विराट अमित रघुवंशी नाम साफ शब्दों में लिखा हुआ था। अदिति के हाथों से रिपोर्ट नीचे गिर गई। वो झट से वहीं चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथों में पानी का ग्लास थमा दिया। दक्ष अदिति की हालत अच्छे से समझ रहा था। अदिति को कितना बुरा लग रहा होगा, इस बात का अंदाजा उसे अच्छे से था। दक्ष ने अदिति को संभालते हुए बड़ी सहानुभूति के साथ कहा, अदिति, ये विराट के लिए नई बात नहीं है। तुम तो पहले से जानती थी ना कि विराट किस टाइप का लड़का है। लड़कियों का फायदा उठाना, हर रात नई लड़की के साथ रात बिताना, यही तो शौक है उसके। बुरा तो मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। तुम्हें एक ऐसे इंसान के साथ पूरी उम्र बितानी पड़ेगी
जो कभी तुमसे वफादार हो ही नहीं सकता। दक्ष बातों ही बातों में अदिति को भड़का रहा था। अदिति के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। उसने खुद को संभालते हुए दक्ष से उस लड़की के बारे में पूछा तो दक्ष ने अदिति से कहा कि उस लड़की का अबॉर्शन किया तो उस लड़की की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो लड़की बच्चा रखना नहीं चाहती। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। विराट इतना नीचे गिर सकता है, इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था। वो अपनी ही सोच में खोई हुई अपने कैबिन में चली गई। डॉक्टर अवस्थी की पार्टी होने के कारण अदिति आज जल्दी ही घर आ गई थी। काव्या किसी कॉलेज फंक्शन के कारण देर से घर आने वाली थी, इसीलिए अदिति अकेले ही पार्टी के लिए निकली। विराट घर पर नहीं था और विराट से कॉल पर बात करने का अदिति का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए उसने अकेले ही पार्टी में पहुंचना सही समझा। गोमती नगर के ही 5 स्टार होटल में डॉक्टर अवस्थी ने पार्टी रखी थी। डॉक्टर अदिति ने डार्क ब्लू कलर का लॉन्ग गाउन पहना था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी नजरें उसके खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। अदिति ने आते ही डॉक्टर अवस्थी और उनकी वाइफ को विश किया और अपने साथ लाया हुआ एक खूबसूरत गिफ्ट उन्हें दे दिया। तभी वहाँ सभी हॉस्पिटल मेंबर के साथ साथ दक्ष भी आया। अदिति की खूबसूरती देखकर दक्ष भी दंग रह गया था। सभी के आते ही पार्टी में रंगत आने लगी। अदिति दक्ष के साथ इधर उधर की बातें करते हुए वहीं खड़ी थी। उसी वक्त डांस की अनाउंसमेंट होते ही दक्ष जबरदस्ती अदिति को अपने साथ डांस के लिए ले गया। इत्तेफाक से उसी होटल में विराट भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए आया था। विराट के दोस्त साहिल की नज़र दक्ष के साथ डांस कर रही अदिति पर गई और उस दिन विराट के साथ हुए झगड़े का बदला लेने के लिए साहिल ने विराट को सामने डांस कर रही अदिति की ओर इशारा करते हुए उल्टा सीधा सुनाना कहना शुरू कर दिया। अदिति को वहां दक्ष के साथ देखकर विराट का शक और भी बढ़ गया। विराट ने अदिति के पास जाकर बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। अदिति विराट के इस बर्ताव से काफी ज्यादा हैरान रह गई। विराट ने अदिति के हाथ को पकड़ते हुए जबरदस्ती साहिल के पास लाते हुए उसे साहिल की ओर ढकेल दिया। पार्टी में सारे लोग अदिति और विराट की तरफ देख रहे थे। उस पार्टी में लखनऊ के कई जाने माने लोग आए हुए थे, इसीलिए अदिति डर रही थी कि कहीं सबके सामने विराट कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। विराट नशे में था, ये जानते हुए कहीं बात और ना बिगड़ जाए, ये सोचकर अदिति ने विराट को समझाते हुए धीमी आवाज में कहा, विराट लिसन टू मी, जो भी बात है हम घर जाकर बात करते हैं। तुम अभी होश में नहीं हो, चलो घर चलते हैं प्लीज। अदिति विराट का हाथ पकड़ने लगी। विराट ने अदिति का हाथ झटकते हुए उसको दूर ढकेल दिया। विराट ने साहिल की तरफ जाते हुए कहा, साहिल यू आर राइट, ये मेरी पतिव्रता बीवी डॉक्टर अदिति, इसके जैसी लड़की किसी एक के लिए बनी ही नहीं है। वो तो अपनी दिलकश अदाओं से तुम्हारे जैसे आशिकों का दिल बहलाने के लिए ही बनी है। तो फिर मैं विराट रघुवंशी तुमसे आज खुद कहता हूँ, लो आज की रात इस अदिति को ले जाओ अपने साथ, आखिर उससे भी यही तो चाहिए। विराट ने इतनी बड़ी बात बड़ी आसानी से कह दी। अदिति को अपने कानों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। विराट का इतना घटिया रूप आज पहली बार उसके सामने आया था। डॉक्टर अवस्थी ने आगे बढ़ते हुए विराट की कॉलर पकड़ ली। अदिति उनकी अपनी बेटी की तरह थी। आज विराट ने उसे सरेआम इस तरह बदनाम किया, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। डॉक्टर अवस्थी ने गुस्से से विराट पर हाथ उठाया, लेकिन नशे में होने के कारण विराट ने उनकी उम्र का लिहाज ना करते हुए डॉक्टर अवस्थी को धक्का दे दिया। अदिति ने झट से सामने आते हुए डॉक्टर अवस्थी को गिरने से बचा लिया। अदिति की सहनशीलता अब खत्म हो गई थी। डॉक्टर अवस्थी को पास वाली चेयर पर बैठाकर अदिति ने विराट के पास जाकर उसे जोरों से चाटा मारते हुए दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, समझते क्या हो तुम अपने आप को? आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मुझ पर कीचड़ उछालने से पहले एक बार अपने आप को देख लिया होता विराट रघुवंशी। तुम वो इंसान हो जो हर रोज एक नई लड़की के साथ रात बिताता है, और आज तुम मुझे पतिव्रता होने की बातें सुना रहे हो। अदिति अब काफी गुस्से में थी।
आज सबके सामने विराट ने उसके दामन पर कीचड़ उछाला था। उसके पिता समान डॉक्टर अवस्थी को अपमानित किया था, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया। और अदिति ने सारी बातें भुलाकर विराट को उसका असली रूप दिखा दिया। अदिति को दक्ष ने समझाना चाहा, लेकिन अदिति किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। विराट अदिति का ये रूप देखकर चौंक गया। साहिल और विराट के बाकी दोस्त अपनी सोच पर शर्मिंदा थे। अदिति की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में उठे तूफान को अदिति अपनी बातों से बाहर निकाल रही थी। आखिर में अदिति ने अपनी आंखें पोंछते हुए विराट की तरफ देखकर गुस्से से कहा, मिस्टर विराट रघुवंशी, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते थे ना? तो ठीक है, आज सबके सामने मैं ये कहती हूँ, अब तुम नहीं, मैं खुद तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, उस रिश्ते का बोझ मैं नहीं उठा सकती। इतना कहकर अदिति भागते हुए पार्टी से बाहर चली गई। दक्ष ने विराट की तरफ शातिर मुस्कान के साथ देखा और अदिति के पीछे चला गया। दक्ष बाहर आता उसके पहले ही अदिति अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली गई थी। डॉक्टर अवस्थी ने सारे गेस्ट से पार्टी में जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगते हुए पार्टी खत्म कर दी। पार्टी में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में सभी आपस में बात बनाने लगे थे। विराट और अदिति के चर्चे काफी दूर तक चल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कमल राज अपने ही घर में बैठे हाथ में पकड़ी सिगरेट के कश ले रहा था। तभी उसके फोन की रिंग बजने लगी। कमल राज ने तुरंत फोन उठाया। सामने से जो भी कुछ उन्होंने सुना वो सुनकर कमल राज जोरों से हंसने लगा। उसे अभी अभी किसी ने फोन करके विराट और अदिति के बीच पार्टी में हुए झगड़े की खबर दे दी थी, जिसके कारण वो खुशी से झूम उठा था। कमल राज ने पांव तले सिगरेट बुझाते हुए बड़ी खुशी से कहा, आज जाकर हमारे दिल को सुकून मिला है। भरी महफिल में जिस तरह आज उस अदिति की इज्जत उछाली गई है, ठीक उसी तरह उसकी माँ ने हमें सबके सामने जलील किया था। आज कावेरी की बेटी को उसी दर्द में जलते देख हमारे मन को शांति मिली है। कावेरी ने हमसे हमारा बेटा छीनकर बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा अब उसकी बेटी भुगतेगी। कमल राज डॉक्टर कावेरी को कोसते हुए अदिति के लिए खुश हो रहा था। वहीं अदिति पार्टी से निकलकर गाड़ी की रफ्तार तेज करते हुए सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट की कही हुई बातें उसके दिल में चुभ रही थी। विराट उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है, यही सोचकर आंखें भर आई थी। अदिति ने बड़ी देर बाद शहर के बाहर कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी रोक दी। अनजान जगह थी, ऊपर से चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन शायद अदिति के जीवन में फैले अंधेरे से कम ही था। अदिति गुस्से से गाड़ी से उतरी और जोरों से चिल्लाते हुए बोली, क्यों आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? भगवान, आपने पहले तो मेरे सर से माँ बाप का साया छीन लिया, फिर बचपन से लेकर आज तक मामी की कड़वी बातें सुनने के लिए मुझे जिंदा रखा। आज मेरे नसीब में कुछ पल प्यार के आने ही वाले थे कि तुमने वो भी मुझसे छीन लिया। क्यों भगवान, क्यों? जानती हूँ मेरे इस क्यों का जवाब आपके पास नहीं है, पर अब मुझे भी किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अदिति अपने मन में छिपे दर्द को उस काली घनी रात में उस अनजान जगह पर रो रो कर बयां कर रही थी। भगवान को कोसते हुए, अपने माँ पापा को याद करते हुए बड़ी देर तक अदिति वहीं बैठी अकेले रो रही थी। गाड़ी में पड़े फोन पर लगातार कॉल्स आ रहे थे, पर अदिति को इस वक्त अकेले रहने की जरूरत थी। काफी देर तक अदिति वहीं बैठी रही। न घर जाने की चाह थी, न जीने की तमन्ना बाकी थी। वहीं रास्ते पर बैठे हुए भगवान से अपनी गलती के बारे में पूछ रही थी। वहीं मिश्रा सदन में मनोज जी नींद में बड़बड़ा रहे थे। माथे पर पसीना जमा हो गया था। सुधा उनकी आवाज सुनकर नींद से जाग गई और गौर से उनकी बात सुनने लगी। मनोज जी रोते हुए कह रहे थे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दिए वचन को निभा न सका, मैं उसे बचाने में असफल रहा, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। आखिर काफी देर बाद उस सुनसान जगह से निकली
उसके घर जाने की इच्छा तो नहीं थी। अदिति अभी इसी उलझन में थी कि इतनी रात को वो कहाँ जाए। तभी उसका फोन बजा। अदिति ने देखा तो कमल राज का नाम मोबाइल पर डिस्प्ले हो रहा था। उसने ना चाहते हुए भी फोन उठाया और जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, सामने से जोरों से हंसने की आवाज आई। कमल राज जोरों से हंस रहा था। अदिति बिना कुछ कहे फोन कट ही करने वाली थी कि कमल राज ने अदिति से कहा, बहुरिया जरा हमारी बात तो सुनो। क्या हुआ? बड़ा प्यार, शादी, संसार के सपने देख रही थी ना? उन सारे सपनों को हमने पल भर में ही ढेर कर दिया। हमने कहा था ना, तुम्हारी जिंदगी से खुशियां इस तरह गायब करेंगे कि फिर कभी खुशियों को तुम्हारा पता ही नहीं मिलेगा। बुरा तो इस बात का लग रहा है कि किया किसी और ने और सजा कोई और भुगत रहा है। पर अब आगे आगे देखो होता है क्या। कमल राज ने फिर अदिति को ताने मारते हुए अपनी खुशी बयां की। अदिति ने गुस्से से फोन बंद कर दिया और कुछ सोचते हुए गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ली। अदिति ने इस बार कोई गलती ना करने की सोचते हुए हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पर ही अपनी गाड़ी खड़ी की और छुपते छुपाते हुए ग्राउंड फ्लोर के स्टोर रूम के पीछे पहुंच गई। वो थोड़ी कोशिश करने के बाद खिड़की के सीधा अंदर पहुंच गई। अदिति ने उसी दिन देखा था कि स्टोर रूम की खिड़की टूटी थी और आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। आज अदिति ने उसी बात का फायदा उठाया था। उसने लाइट ऑन ना करते हुए फाइल ढूंढना शुरू किया। बड़ी सावधानी बरतते हुए अदिति अपना काम कर रही थी। काफी देर बाद अदिति को 20 साल पुरानी फाइल मिली, जिसमें उन सारी महिलाओं की जानकारी थी जिन्होंने सहारा हॉस्पिटल में अपने बच्चों को जन्म दिया था। अदिति की नजरें वसुधा नाम को ढूंढ रही थी और इस बार उसे वो मिला जिसकी उसे तलाश थी। वसुधा कमल राज सिंह का नाम देखते ही अदिति ने फाइल अपनी छाती से लगाते हुए अपनी खुशी जाहिर की। तभी दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देने के कारण अदिति फाइल अपने साथ लेते हुए खिड़की से बाहर चली गई। अदिति का अब बाहर ठहरना खतरे से खाली नहीं था। पहले हुए हमले के कारण इस बार होशियार रहते हुए अदिति हॉस्पिटल से फाइल लेकर सीधा घर चली आई। विराट अब तक घर नहीं आया था। उसने अपने कमरे में आते ही फाइल को पढ़ना शुरू किया। वसुधा की मेडिकल कंडीशन और उन्हें हुए बच्चे के बारे में सारी जानकारी उस फाइल में थी। अदिति ध्यान से पढ़ रही थी। मन में काफी सवाल थे। डॉक्टर अवस्थी के दिए पेन ड्राइव और इसमें लिखी जानकारी अलग तो नहीं, ये देख रही थी अदिति। पढ़ते पढ़ते अदिति की आंखें बड़ी हो गईं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अदिति ने फाइल बंद करते हुए कहा, बेटी? कमल राज को बेटा नहीं बेटी हुई थी? फिर कमल राज इतने सालों से उसके कौन से बेटे को ढूंढ रहा है? कमल राज को सच में पता नहीं कि उसे बेटी हुई थी या फिर उसे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, पर क्यों? और कमल राज की बेटी को किसी ने क्यों चुराया होगा? और अब कहाँ होगी उसकी बेटी? ओह गॉड, सब समझ के बाहर है। अदिति ने फाइल बंद कर दी और गहरी सोच में डूब गई। दूसरे दिन काफी देर बाद विराट होश में आया। बीती रात विराट घर ही नहीं आया था। वो अपने फ्लैट पर ही रुका था। उठने के बाद सिर भारी लग रहा था। हैंगओवर का असर अभी तक था। विराट अपना सर पकड़ते हुए बेड पर बैठ गया। कुछ देर वैसे ही बैठने के बाद विराट अचानक से उठकर खड़ा हुआ और रूम में ही चक्कर लगाते हुए अपने आप से बोला, ओह, ये कल रात मैंने क्या कर दिया? मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? ओह, अदिति जैसी भी है मेरी वाइफ है और मैंने कल रात उसे ही अपमानित किया। मुझे उसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, अब अदिति से माफी मांगनी पड़ेगी। हमारे बीच चाहे कितनी भी दरार क्यों ना आई हो, पर विराट रघुवंशी किसी लड़की का दिल नहीं दुखा सकता। विराट कुछ सोचते हुए जल्दी से तैयार होकर घर जाने के लिए निकला। वहीं अदिति सुबह से उसी विचार में थी कि आखिर कमल राज की बेटी है तो वो कहाँ है। अदिति अपने ख्यालों में खोई थी कि उसके हाथ से चाय नीचे गिर गई। अदिति ने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी, आई एम सॉरी।
काव्या ने अदिति के पास आते हुए चिंता व्यक्त करते हुए कहा, दीदी आप ठीक तो हो ना? कुछ हुआ है क्या? आप कुछ परेशान दिख रही हो। काव्या अदिति को ऐसे परेशान देखकर घबरा गई थी। अमित जी तिरछी नजरों से दोनों को देख रहे थे। अदिति का उतरा हुआ चेहरा देखकर उनका दिल भी पिघल रहा था। एक पल अमित जी के मन में आया, सब मन मुटाव मिटाकर अदिति को गले लगाकर उसे उसकी परेशानी पूछ लें, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने अंदर के जज्बातों को मन में ही दबा दिया। अदिति ने दूसरी ओर नजर घुमाते हुए आंखों से निकले आंसू पोंछे। विराट से डिवोर्स लेने की बात याद आते ही मन में दुख की लकीर उठी। अदिति ने काव्या का चेहरा देखते हुए नॉर्मल होते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, हॉस्पिटल का एक केस है जिसके बारे में सोच रही थी। तुम टेंशन मत लो, आई एम ओके बाबा। अदिति ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे देख काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों का आपस में प्यार देखकर अमित जी के भी चेहरे पर मुस्कान आई। काव्या और अदिति अपनी बातें कर ही रही थी कि तभी वहां अपने मूंछों को ताव देते हुए कमल राज आ गया। उसका वो अकड़ के चलना, खानदानी रुतबा देख काव्या देखती ही रह गई। आज पहली बार काव्या उससे आमने सामने देख रही थी। कमल राज को देखकर अदिति ने मुंह फेर लिया। कमल राज ने अमित जी के पास आते हुए अपनी शैतानी हंसी के साथ कहा, क्यों अमित बाबू, कैसे हाल चाल है तुम्हारे? सब ठीक तो है ना? कमल राज की बात सुनकर अमित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुशल मंगल है। आप कहिए कैसे आना हुआ? अमित जी की बात सुनकर कमल राज ने अदिति के ऊपर नजर जमाते हुए कहा, सोचा चलो बहुरिया से मिल के आते हैं, क्या पता कल हो ना हो। अब हमारा मतलब हम काम के सिलसिले से कहीं चले गए तो इसीलिए आए हैं। कमल राज के चेहरे पर शैतानी हंसी देखकर अदिति का खून खौल रहा था। कुछ तो अजीब था उसकी बातों में जिसका अदिति को गुस्सा आ रहा था। अदिति ने कमल राज की बातों का जवाब देते हुए कहा, अंकल जी जाने की बात कहाँ कर रहे हो? बहू कहते हो तो जरा हमें भी आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। आज रात को मेरी तरफ से आपके लिए बड़ा सरप्राइज है, तो आना नहीं भूलना। और हाँ, खाना खा कर ही जाना। आज तो आप मेरी बात टाल नहीं सकते। अदिति भी मुस्कुराते हुए जवाब देकर वहाँ से काव्या को लेकर चली गई। अदिति हॉस्पिटल आई तो सारा स्टाफ उसे अजीब नजरों से देख रहा था। अदिति को उसका कारण समझते हुए देर नहीं लगी कि कल रात पार्टी में विराट ने जो तमाशा किया था ये उसी का नतीजा था। अदिति सबको इग्नोर करते हुए अपने कैबिन में चली आई। अदिति ने अपने कैबिन में आते ही लंबी सांस भरते हुए सामने टेबल पर रखी अपने माँ पापा की तस्वीर को उठाते हुए गले लगा लिया और भावुक होते हुए तस्वीर को देखते हुए कहा, पापा मैं आपकी स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ, पर कभी कभी इन सबके सामने कमजोर पड़ने लगती हूँ। जितना खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती हूँ उतना ही अंदर से टूटती जा रही हूँ। प्लीज पापा मुझे शक्ति देना इन सब बातों से लड़ने की। माँ पर लगे इल्जाम अगर झूठ है तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। इस सब के पीछे जो भी हो, जिसकी वजह से मुझे मेरे माँ पापा हमेशा के लिए बिछड़ गए, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अदिति काफी देर अपने माँ पापा से बात करके अपने अशांत मन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद अदिति ने अपने आप को संभालते हुए चेयर पर बैठकर आगे क्या करना है इस बारे में सोचने लगी। कमल राज को बेटा नहीं बेटी हुई थी, ये बात अदिति जान गई थी, पर अभी तक उसे इस बात का पता नहीं लग पाया था कि आखिर कमल राज की बेटी है कौन। अदिति उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके कैबिन पर किसी ने नॉक किया। अदिति ने उसे अंदर आने के लिए कहा। उसने सामने देखा तो आगे अपने दोनों जेब में हाथ डाले बड़े ही स्टाइल से विराट खड़ा था। चेहरे पर वही एटीट्यूड दिख रहा था। विराट ने बिना अदिति की परमिशन लिए अदिति के सामने वाले चेयर पर बैठकर अदिति को देखने लगा। विराट को वहां अपने सामने बैठे हुए देखकर अदिति के माथे पर हल्की सी शिकन दिखाई दी। उसने तुरंत खड़े होकर विराट को गुस्से से देखते हुए कहा, हाउ डेयर यू कम हियर?
कल रात पार्टी में इतना बड़ा तमाशा करके मन नहीं भरा कि अब यहाँ चले आए? लुक मिस्टर विराट, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाना, वरना मुझे किसी और से कह के आपको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। अदिति गुस्से से बड़बड़ा रही थी, लेकिन विराट उसके गुस्से से लाल हुए चेहरे को देख रहा था। विराट की नजरें उसके हिलते हुए कोमल गुलाबी होठों पर गई, जिसे देख विराट हल्का सा मुस्कुराया। अनबन थी पर प्यार भी तो था। विराट ने अदिति का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए अपनी गोदी में बिठा लिया और अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। अदिति छूटने की कोशिश कर रही थी, पर विराट टस से मस नहीं हो रहा था। विराट ने अदिति के गर्दन के पास अपना चेहरा ले जाते हुए उसकी महक अपनी सांसों में भरने की कोशिश की। विराट का इस तरह अपने पास आना अदिति को बेचैन कर रहा था। विराट ने अदिति के कान के पास अपने होठों को ले जाते हुए बड़ी धीमी आवाज में कहा, स्वीटहार्ट, डोंट डू दिस। दर्द होता है तुम्हें किसी और के पास देखकर। दिमाग काम करना बंद कर दे। जब तुम्हें उस डॉक्टर दक्ष के साथ देख लेता हूँ, अपने आप पर काबू नहीं रहता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस एक बार कहो, तुम सिर्फ मेरी हो, प्लीज। विराट अदिति के सामने अपने मन की बात कर रहा था, पर विराट के शब्द अदिति को और उलझन में डाल रहे थे। अदिति आंखें बंद करके बस उस पल को महसूस कर रही थी। विराट का पास होना अच्छा लग रहा था। प्यार गुस्से पर हावी होकर गुस्से को दबा रहा था। अदिति कुछ और सोचती उसके पहले विराट ने अदिति को जोरों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। एक बार फिर अदिति का सपना टूटकर बिखर गया। अदिति हैरानी से विराट को देख रही थी। विराट ने उसे देखकर जोरों से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सब कुछ भुलाकर माफ कर दूंगा? तो नो वे। विराट रघुवंशी किसी को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं, और तुमने तो उस दक्ष के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। तुम्हें उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि कल रात जो कुछ हुआ वो गलत था। तुम चाहे कितनी भी डाउन मार्केट क्यों ना हो, पर तुम्हारे कारण मेरा भी नाम खराब हुआ है ना। इस तरह मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए सॉरी। हाँ, बट मैं तुमसे अब भी नफरत करता हूँ और करता ही रहूंगा, ये भी सच है। विराट अपने मन का जहर उगलकर वहां से निकल गया। बाहर चुपके से उनकी बात सुन रहे दक्ष को काफी खुशी हुई ये जानकर कि अदिति और विराट के बीच सब बिगड़ गया है। दक्ष ने अदिति के कैबिन की ओर देखते हुए मन ही मन में कहा, बस कुछ दिन और मैं ऐसी चाल चलूंगा कि अदिति हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। दक्ष कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अदिति ने विराट की बातें दिमाग से निकालने की कोशिश की, पर उसे और तकलीफ हो रही थी। विराट की बातें एक बार फिर दिल पर घाव कर गए थे। वो अपनी आंखें पोंछते हुए एक बार फिर अपने काम में लग गई। वहीं मिश्रा सदन में सुधा कल रात से मनोज जी के व्यवहार से सोच में पड़ी थी। अकेले ही बैठी सुधा ने अपने आप से बात करते हुए कहा, ये मनोज जी भी लगता है बुढ़ापे में सटिया गए हैं। जो रात में नींद में बड़बड़ा रहे थे, ना जाने कौन सा राज छिपाए बैठे अपने दिल में जो मुझे भी नहीं बता रहे। कुछ तो जरूर गड़बड़ है सुधा, और मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ना जाने कौन से मनहूस घड़ी पर उस अदिति की शादी हुई है। जब से घर से गई है तब से कुछ न कुछ आफत आ ही रही है। हाँ नहीं तो। सुधा ने बड़बड़ाते हुए अदिति को कोसना चालू किया। तभी सुधा का फोन बजता है। सुधा ने देखा तो ये फोन अदिति का था। सुधा ने फोन उठाते हुए कहा, महारानी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारा नाम लिया ही था, टपक पड़ी फोन से। अब बोलो भी किस लिए फोन किया है? मेरे पास तुम्हारे जैसे फोकट का टाइम नहीं है। बड़ी काम की है सुधा। हाँ। सुधा ने अपनी चोटी घुमाकर इतराते हुए कहा। सामने से अदिति ने प्यारी सी आवाज में कहा, जी मामी जी, मैं ये कह रही थी कि क्या आप और मामा जी रात को घर पर खाने के लिए आ सकते हैं? अच्छा लगेगा मुझे। अदिति के मुंह से खाने का इनविटेशन ये बात सुनकर सुधा झट से सीधे बैठ गई और खुशी से बात करने लगी। अदिति ने उन्हें मामा जी को साथ लेकर आज रघुवंशी हाउस में डिनर के लिए आने के लिए कहा। रघुवंशी हाउस जाना है, वो भी खाना खाने के लिए?
ये सुनकर ही सुधा खुशी से नाचने लगी। बात करते हुए अदिति ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मामी जी, क्या आप मेरा एक काम करेंगी? अदिति के ऐसा कहते ही सुधा के मन का जासूस जाग गया। सुधा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, तभी मैं सोचूं बिना काम के तू खाना कैसे खिलवाने लगी। हाँ, नहीं तो तुझे अच्छे से जानती हूँ मैं, बड़ी मतलबी हो तुम तो। अब बोल, क्या काम है? मेरे बस में होगा तो जरूर करूँगी, वरना तू कौन मैं कौन, इतना समझ लेना। और काम की कीमत लूंगी वो अलग। हाँ, नहीं तो। सुधा ने अपना मुनाफा देखते हुए कहा। अदिति ने सुधा से कुछ बातें करके फोन रख दिया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।